गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में पहला ओवरव्यू लिया पिछले चैप्टर में, जहां इंट्रोडक्शन समझा, अकाउंटिंग क्या है, क्यों करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस क्या है, यानी अकाउंटिंग में सब कुछ हंकी डोरी नहीं है, सब कुछ गुड ही नहीं है, कुछ अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी है, बट उन लिमिटेशंस को जानते हुए फिर भी हम उस दायरे में ऑपरेट करते हैं। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, ये सारी बातें समझने के बाद और अकाउंटिंग की ब्रांचेस को समझने के बाद, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंस को समझने के बाद अब पहुंच गए हैं दोस्तों इस थ्योरी बेस के अगले एरिया पे। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। 11th की जब आपकी शुरुआत हुई थी अकाउंटिंग की, क्या मैं मान लूं सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं दोस्तों? एनीवन हु इज नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? नहीं? ओके दोस्तों, तो हाँ, ऐसा मत सोचिए कि सीए सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग करते हैं। मैंने अपने करियर में जितने बैच पढ़ाए, ऑलमोस्ट हर बैच में एक आध बच्चा साइंस बैकग्राउंड का हमेशा होता है, राइट? सो अभी भी देखेंगे आपके साथ कोई ना कोई धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे, तो आ जाइए दोस्तों। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, चैप्टर का नाम जो आप लोगों ने सुना, कोई याद दिला सकता है दोस्तों कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस? कोई दो चार नाम। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, परफेक्ट बेटा। और मैचिंग कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ये तो जैसी जैसी वर्ड्स आने लग गए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, परफेक्ट बेटा। तो आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नाम ले दिए हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब 11th में चैप्टर पढ़ा था तो भी नाम यही था दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। 3 वर्ड्स है दोस्तों। हम इन तीनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट कह लो, प्रिंसिपल कह लो, कन्वेंशन कह लो, हमारे लिए इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर देते हैं कॉमन पार्लेंस में। बट क्या वैसे इन तीनों शब्दों में कोई फर्क है दोस्तों? तो पहले वही से शुरुआत करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, यस, दीज 3 वर्ड्स दे कोनोट अ डिफरेंट मीनिंग। इन तीनों शब्दों के मतलब अलग अलग है, चाहे हम इन्हें सिमिलर टर्म्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम भी पहले इन तीनों के अलग अलग मतलब समझने जा रहे हैं। एक बार तीनों समझ लेंगे, फिर हम भी इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 3 टर्म्स फर्स्ट। सो दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है ये वो अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाए जाने में, उन्हें प्रेजेंट किए जाने में फॉलो की जाती है। यानी अकाउंटिंग करते हुए जो भी अजम्पशंस आप फॉलो करते हैं, दे आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। यानी जैसे दोस्तों आप में से किसी ने नाम लिया एंटिटी कॉन्सेप्ट का। एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ऐसा ही दोस्तों? वी अज्यूम दिस, सो दैट्स टर्म्ड एज द एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग व्हिच अंडरलाई व्हाटएवर वी डू, जो भी चीजें हम करते हैं उनके अंडर जो अजम्पशंस होती हैं अकाउंटिंग की, दैट्स टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो पढ़िएगा दोस्तों पहली डेफिनेशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statements of an entity are prepared. Right everyone? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताते हैं दोस्तों कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे फॉर्मुलेट होती है, यानी अकाउंटिंग के जो सिद्धांत आप फॉलो करते हैं वो क्यों फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं। ये पहले वो अजम्पशन का बेस बनाते हैं जिसके बेस पे अकाउंटिंग के सिद्धांत बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगली पार्ट पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा प्रिंसिपल वर्ड जो है वो 2 स्पेलिंग्स वाला होता है, एक PLE वाला और एक PAL वाला। यहां पर है PLE, PLE वाला होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। सो अकाउंटिंग के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मींस द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग में हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन फॉलो की जाती है, जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस। जो आप पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों, वो क्यों के बहुत सारी चीजें ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करते हैं, व्हिच इज बेसिकली द रूल बुक ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज द बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद थ्योरी। बेटा वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स यानी इट्स अ रूल बुक जो एक्सप्लेन करती है, सर्व्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस एंड एज अ गाइड। सो करंट प्रैक्टिस की एक्सप्लेनेशन, यानी हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देती है, अकाउंटिंग के सिद्धांत कि हम ऐसा क्यों करते हैं। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स वेयर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। मतलब दोस्तों, जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दो मेथड्स हैं दोस्तों। अगर आप एक कंपनी के सीएफओ है, फाइनेंस हेड है, कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? कौन सी? एसएलएम, एसएलएम, एसएलएम। कौन सी? हाँ बेटा, एसएलएम। हाउ मेनी फॉर एसएलएम? ओके, हाउ मेनी फॉर डब्ल्यूडीवी? कोई नहीं। ऐसा क्यों? एसएलएम क्यों दोस्तों? आसान है। हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट आंसर। कोई तो बोलेगा आसान है। तो मैं आसान कामों के लिए लाखों रुपए की सैलरी देने वाले हैं हम लोग, है ना। यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फॉलो द इजियर पाथ, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर एसएलएम बेस्ट होता तो फिर डब्ल्यूडीवी का इजाद ही क्यों होता दोस्तों? व्हाई वाज डब्ल्यूडीवी फॉर्म्ड? डब्ल्यूडीवी की जरूरत ही नहीं होती अगर आप सब लोग एसएलएम वाले हैं। तो आसान नहीं दोस्तों। हम उस सिचुएशन में अगर हो जहां पर हमें अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अपने बिजनेस की सिलेक्ट करनी हो, जहां मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपने सिर्फ दो मेथड पढ़े हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, और भी मेथड्स होते हैं जो हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। तो हम कौन सा मेथड चूज करें, उसके लिए हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हैं टू असर्टेन विच ऑप्शन शुड वी फॉलो, विच ऑल्टरनेटिव शुड वी फॉलो। तो ये कहना सही नहीं होगा कि मुझे एसएलएम फॉलो करना है, राइट। चलो, अब आप लोगों ने बात छेड़ दी है, तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, पहले आप लोगों से इसी बात का आंसर निकलवा लेते हैं। सामने देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, मैंने अपने बिजनेस में एक मशीन खरीदी है। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। इस मशीन को उसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, राइट दोस्तों। ये मशीन कितने साल चलेगी, कितनी यूजफुल होगी, वो कौन बताएगा? क्या एज अ फाइनेंस पर्सन हम लोग बताएंगे? मतलब आप लोगों को लगता है हम आपको यहां सिखाएंगे कौन सी मशीन कितने साल चलने वाली है, कौन सी मशीन कैसे काम करती है? नहीं दोस्तों, दैट्स नॉट आवर जॉब। वो हमारा काम नहीं है दोस्तों। एक मशीन कैसे बनी है, वो मशीन क्या काम करेगी, कितने साल चलेगी, दैट्स नॉट आवर फोर्टे। वो हमारा काम नहीं है दोस्तों, दैट्स नॉट आवर डोमेन एरिया। इंजीनियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, ये लोग बताएंगे कि मशीन क्या काम करेगी, क्या कितने साल चलेगी। तो मान लीजिए दोस्तों, मैंने अपनी फैक्ट्री के इंजीनियर को बुला के पूछा कि सर बताइए, ये मशीन जो हम खरीद रहे हैं, ये मशीन हमें क्या फायदा देगी। एंड मेरा इंजीनियर मुझे बता रहा है कि सर ये मशीन अगले 5 साल तक बेनिफिट देगी, फॉर द नेक्स्ट 5 years। मशीन से क्या फायदा होगा दोस्तों? प्रोडक्शन, विल बी एबल टू मेक प्रोडक्शन दोस्तों। तो अगले 5 साल ये मशीन कुछ ऐसी प्रोडक्शन कर पाएगी, ऐसा अनुमान है दोस्तों। For the next 5 years, this machine would be able to generate 10,000 units every year. मशीन अगले 5 साल हर साल 10,000 यूनिट जनरेट कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, आप बताइए, अगर आपको यह डेटा पता हो, मशीन को कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? एसएलएम। वाई एसएलएम बेटा? तो मशीन का जो बेनिफिट मिलना है वो इक्वल मिलना है, तो मशीन का खर्चा भी इक्वल होना चाहिए। दैट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने नाम लिया था, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेनिफिट बराबर हो रहे हैं तो खर्चा भी हर साल बराबर आना चाहिए। सिनेरियो चेंज कर देता हूं। मैंने अपने इंजीनियर से पूछा ये मशीन मुझे क्या बेनिफिट देगी, एंड द इंजीनियर सेड सर मशीन से ये बेनिफिट्स मिलेंगे। मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसका आउटपुट गिरता जाएगा। तो जब मशीन नई है, ज्यादा आउटपुट होगा, धीरे धीरे आउटपुट गिरता जाएगा। ये अनुमान है दोस्तों, दैट्स एन एस्टीमेट। अब बताइए डेप के लिए कौन सा मेथड फॉलो करूं? अरे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे एसएलएम फॉलो करोगे, अब बदल गए। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर एस्टिमेट इज ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट पैटर्न, कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उस एसेट से, उसके बेस पे हम डेप्रिशिएट करेंगे, ना कि आसान है एसएलएम इसलिए, राइट ना दोस्तों। बस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें यही डिसीजन लेने में हेल्प करती है दोस्तों। सो दे एक्ट एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स वेयर ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। तो जहां जहां ऑल्टरनेटिव्स है, कौन सी चीज हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी चीज को सिलेक्ट किया जाए, उसका गाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन जाती है।
सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स समझाती है हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, दे सर्व एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग करंटली, एंड अगर कहीं पे ऑल्टरनेटिव्स है तो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है उसके लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें गाइड करती है। इज दैट ओके एवरीवन? और तीसरी टर्म है दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेटा कन्वेंशन वर्ड का मतलब आपने कभी सुना होगा, हम कहते हैं इट्स द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स का मतलब ट्रेडिशनल वे, पुश्तैनी तरीका, चलता आया ऐसा, एक्सेप्टेबल वे। तो जैसे हम कहते हैं दोस्तों दादाजी करते थे इसीलिए पापा करते हैं, और पापा करते हैं इसलिए मैं करता हूं, अगर ऐसा कुछ हो दैट्स टर्म्ड एज कन्वेंशन। अकाउंटिंग की कन्वेंशन का मतलब जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स पास्ट में करते आए और ओवर अ पीरियड वो चीज एक्सेप्ट हो गई एज अ प्रैक्टिस, दैट्स टर्म्ड एज अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल जर्नल एंट्री लिखते हो दोस्तों, जर्नल एंट्री के नीचे कुछ लिखते हो, नरेशन। स्टार्ट कैसे करते हो? हाँ, बीइंग। ऐसा कहां लिखा है यार बीइंग से शुरू करना है? बट वी आर यूज्ड टू डूइंग दैट वे, राइट ना? हम डेबिट साइड पे जब अकाउंट पे लेजर में पोस्टिंग करते हैं हम लिखते हैं टू, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ऐसा कहां लिखा? कहीं लॉ में ऐसा कुछ लिखा कभी आपने देखा? नहीं दोस्तों, दैट्स द प्रैक्टिस दैट वी हैव गॉट यूज्ड टू डूइंग, राइट? बैलेंस शीट बनाई आप सबने, एवरीवन? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लेफ्ट साइड पे, एसेट राइट साइड पे, ऐसा ही देखा आप लोगों ने? और क्या बैलेंस शीट टैली होती है? दोनों साइडें टैली होती है? उल्टा कर दे तो गलत हो जाएगा। इफ आई शो एसेट्स ऑन द लेफ्ट साइड, लायबिलिटीज ऑन द राइट साइड, विल दैट बी रॉन्ग? क्या बैलेंस शीट टैली नहीं होगी? नहीं होगी? होगी? इट्स अ स्टेटमेंट। आपने उसे वर्टिकल भी देखा है दोस्तों, कंपनी के केस में तो आपने शायद वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई, तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि हम एसेट्स को लेफ्ट साइड पे दिखा दें, लायबिलिटीज को राइट साइड पे दिखा दें, बट वी हैव गॉट यूज्ड टू डूइंग वन वे व्हिच इज अ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि हम लायबिलिटीज को दिखाते हैं लेफ्ट साइड पे और एसेट्स को दिखाते हैं राइट साइड पे, राइट दोस्तों? मैं बहुत परेशान था इस बात को लेके, ऐसा क्यों करते हैं? कोई बुक उसका जवाब नहीं दे पा रही थी जब मैं आपके जितना था। स्कूल में टीचर से पूछा, कोई नहीं समझा पाया, ऐसा ही होता है। द राइट आंसर वाज ऐसा ही होता है। ओके, व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, भगवान की दया से अच्छे कॉलेज पहुंच गया, मुझे लगा यहां तो कोई ना कोई मेरी बात का जवाब दे ही देगा, किसी को तो पता होगा ऐसा क्यों करते हैं। मैंने एक दिन अपने कॉलेज के प्रोफेसर, बहुत रिनोन्ड प्रोफेसर थे, उनको पकड़ा एंड आई आस्क्ड हिम, सर लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे क्यों आती है, एसेट्स क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड ही वाज लाइक कि बच्चा बहुत भोला है। थोड़ा मेरे को ऊपर से नीचे तक उन्होंने इवैल्यूएट किया एंड देन कुछ सोचने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली। ही सेड, आज घर जाना और अपने मम्मी पापा की शादी की फोटो देखना, लायबिलिटीज आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। ओह सॉरी दोस्तों, देन ही आल्सो सेड द सेम थिंग कि दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। लेडीज हमारे घर का बिगेस्ट एसेट होती है दोस्तों, बट शादी की फोटो में लेडीज हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट दोस्तों। ही आल्सो सेड, इन लेडीज के बिना हमारी जिंदगी का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। आर सिस्टर्स, आर मदर्स, आर, तुम्हारी तो वाइफ नहीं, मेरी वाइफ, हाँ, बट देन वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट देम। बट देन हाँ, फोटो में वो लेफ्ट साइड पे होती है। क्या उसका कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है। जैसे उसका कोई कारण नहीं है, वैसे ही बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हम लेफ्ट साइड पे दिखाते हैं, एसेट राइट साइड पे दिखाते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। इट्स अ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसा होता आया और उसमें कोई खामी नहीं पाई गई, इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। बट कोई ये कह दे कि अगर मैं एसेट्स को लेफ्ट साइड पे दिखा दूं, लायबिलिटीज को राइट साइड पे, तो बैलेंस शीट गलत हो जाएगी, ये कहना गलत है दोस्तों। ठीक है जी? वैसे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है दोस्तों? फॉर्मेट तो कभी देखा है? किसी को याद है फॉर्मेट शुरू कहां से होता है? ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा साइड होता है एसेट्स, राइट ना? आज घर जाइएगा, आज आपका एक होमवर्क है, आज गूगल पे सर्च मारिएगा किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, लिस्टेड कंपनी, आपको उल्टा दिखाई देगा, एसेट्स ऊपर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज नीचे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो आज गूगल पे सर्च मारिएगा, एसेट्स ऊपर, इक्विटी लायबिलिटीज नीचे। तो कंपनीज के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। कुछ कंपनीज को इक्विटी एंड लायबिलिटी ऊपर, एसेट नीचे, और कुछ कंपनीज के लिए उल्टा है, एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बट डज दैट मेक अ डिफरेंस? नहीं दोस्तों, इट्स अ स्टेटमेंट, पोजीशन दिखाती हुई स्टेटमेंट, चाहे जो भी पहले दिखा दीजिए, दोनों साइडें बराबर होंगी, राइट एवरीवन? सो कन्वेंशन आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ accounting practices,
दादाजी करते थे इसलिए पापा ने किया, और पापा करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो करते आए, commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. तो over a period of time जो practice चलती आई और adopt हो गई, they are termed as accounting conventions. Accounting conventions are derived by usage and, तो ये कहना कि इनका कोई hard and fast rule है, कोई principle है जो एक्सप्लेन करती है, वो कहना गलत होगा। ये practices चलती आई जो adopt हो गई दोस्तों। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है दोस्तों? वो assumptions which underlie the preparation and presentation of financial statements, जो financial statements बनाए जाते हैं उनकी underlying जो assumptions होती हैं, they are termed as accounting concepts, और ये accounting principles का base बन जाती हैं। accounting principles क्या है? They are the rule book, basically the body of doctrines, जो ये बताता है हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। It serves as an explanation of suggesting what we are doing is why we are doing that, right? एंड जहां ऑल्टरनेटिव्स हैं उन्हें चूज करने की गाइड बन जाती है दोस्तों। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द पास्ट प्रैक्टिसेस व्हिच हैव गॉट अडॉप्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट दोस्तों। अब बेटा इन तीन शब्दों को समझने के बाद हम भी यही कहेंगे आगे पूरे चैप्टर में, पूरे कोर्स में हम कभी भी ये वर्ड्स यूज करें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दे आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो अब हम इन तीनों को एक ही पार्लेंस में देखेंगे। इन तीनों का हमारे लिए एक ही मतलब है, अकाउंटिंग के सिद्धांत, अकाउंटिंग की वो चीजें जो अकाउंटिंग में हम जो करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों। कमिंग टू अनदर टर्मिनोलॉजी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। क्या ये वर्ड कभी सुना दोस्तों? GAAP, गैप। हाँ, अकाउंट्स की बुक में कहीं लिखा था। ओके, सो गैप क्या है दोस्तों? पहले इस बात को समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं एक बिजनेस को ओन करता हूं, वो इंडिया में है। सो मैं जो अकाउंटिंग करता हूं वो इंडिया के लॉज के दायरे में, इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, इंडिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करता हूं। सो व्हाट आई फॉलो इन माय अकाउंटिंग इज इंडियन गैप। मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूं एज पर इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इंडिया में जो लॉ फॉलो होता है, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, इंडिया में जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो होती है, इन सब को फॉलो करते हुए मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूं एंड आई फॉलो इंडियन गैप। वैसे ही दोस्तों एक एंटिटी है जो यूएस में है, वो यूएस के रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाती होगी, वो यूएस के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है एंड इट प्रिपेयर्स इट्स अकाउंट्स एज पर यूएस गैप। कोई एंटिटी यूके में है, वो यूके गैप के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाती है। तो हर देश के अपने कानून है, अपने रूल्स है अकाउंटिंग के। सो हर देश में लोकेटेड एंटिटीज अपने अकॉर्डिंग वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करती है एंड दोज रूल्स, दोज फ्रेमवर्क्स आर टर्म्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस, लॉ, पोस्टुलेट्स, ये सब मिला के वो दायरा बनता है जिस दायरे में हम अकाउंटिंग करते हैं एंड दैट दायरा इज टर्म्ड एज गैप। ठीक है दोस्तों। अब बेटा आज से कुछ डिकेड्स पहले तक अगर हम बात करते तो yes, this would have been the right thing where we would say एक एंटिटी इंडियन गैप के अकॉर्डिंग काउंटिंग करे, दूसरी एंटिटी यूएस गैप के अकॉर्डिंग, तीसरी एंटिटी यूके गैप के अकॉर्डिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन आज जब इंटरनेशनलाइजेशन हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इस दौर में जहां पर एक इंडियन एंटिटी यूएस की एंटिटी से भी कंपीट कर रही है, एक इंडियन एंटिटी यूएस में भी एक्सपोर्ट्स कर रही है, यूएस से इंपोर्ट्स कर रही है, यानी हमारा व्यापार अब सिर्फ इंडियन बॉर्डर्स के अंदर नहीं होता है। नाउ इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक सिर्फ फिजिकल बॉर्डर रह गए हैं। इकोनॉमी के लिए पूरा वर्ल्ड एक कंट्री की तरह देखा जाता है दोस्तों, एक परिवार की तरह देखा जाता है। अगर ऐसा है तो एक इंडियन एंटिटी का कंपैरिजन यूएस एंटिटी से होता है, एक इंडियन एंटिटी का कंपैरिजन कैनेडियन एंटिटी से होता है। अगर ऐसा हो, लेकिन कंपैरिजन एनेबल करने के लिए रूल्स तो एक जैसे होने चाहिए। अगर इंडिया में आप कोई और रूल से अकाउंटिंग करते हैं, यूएस में किसी और रूल से करते हैं, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। इसीलिए आज के टाइम पे हम बढ़ चुके हैं आगे टुवर्ड्स नॉट इंडियन गैप, नॉट यूएस गैप, नॉट यूके गैप, बट इंटरनेशनल गैप, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कभी नाम सुना आप लोगों ने आईएफआरएस? नहीं? ओके दोस्तों, आने वाले टाइम पे इसके बारे में कुछ चर्चा और करेंगे। बस कंपैरेबिलिटी अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्रॉस बॉर्डर कंपैरिजन कराना बहुत जरूरी है, और इसीलिए
एक जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई इंडियन गैप, यूके गैप, यूएस गैप, पाकिस्तानी गैप, श्रीलंकन गैप, इन सबसे हम आगे बढ़ गए हैं और आज का टाइम है इंटरनेशनल गैप का, जहां पर आईएफआरएस फॉलो किया जा रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। राइट, पढ़िएगा दोस्तों। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, accounting process is applied within the conceptual framework of generally accepted accounting principles। यानी एक देश में लोकेटेड सारी कंट्री, सारी कंपनीज एक जैसी अकाउंटिंग करें, एक जैसे रूल्स फॉलो करें, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए दायरा बनाया जाता है, which is termed as generally accepted accounting principles। The term gap is used to describe rules developed for the preparation of financial statements and are called concepts, conventions, postulates, principles, etc। तो जितनी टर्म्स आपने सुनी अभी, ये सब मिला दी जाए तो जिस दायरे में अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज टर्म्ड एज द गैप। ठीक है दोस्तों, अब ये सब समझने के बाद अब आ जाते हैं फाइनली कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से नाम पढ़े और मुझे बताएं क्या ये सारे नाम कभी सुने हुए हैं आप लोगों ने? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल, मैचिंग, डुअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी। अब बताइए इनमें से कौन सा नाम है जो आपने कभी नहीं सुना? सॉरी, 10th रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल वेट कर रहा था बेटा, क्योंकि शायद अगर मुझे सही याद है, शायद आप लोगों ने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। हाँ या ना? बाकी सारे पढ़े हुए हैं। कौन सा? 7th डुअल एस्पेक्ट। ओके, और डुअल एस्पेक्ट शायद पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग जो करी है इसी के अकॉर्डिंग करी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी सब नाम सुने हुए हैं। चलिए शुरुआत करें फिर। पहले कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई बताना चाहेगा दोस्तों अगर ये नाम आप लोगों ने सुना है? व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट? हाँ बेटा, यस। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है अकाउंटिंग के लिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिल्कुल सही बात। और हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? We do the accounting from the perspective of business। ये तो हो गई थ्योरी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपने जो बोला, परफेक्ट बेटा। What is the accounting application of this? हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अकाउंटिंग में? यस बेटा। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, बट अनलिमिटेड है तो ओनर तक जाती है ना। बट दैट्स नॉट दी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बेटा, वो इसकी वजह से नहीं। ओके एवरीवन, मुझे बताइए जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है क्या एंट्री पास करते हो? सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक आपने डेबिट किया क्योंकि पैसा आया, राइट? कैपिटल क्रेडिट क्यों करी? कैपिटल क्रेडिट क्यों करी? सॉरी बेटा, बट डुअल एस्पेक्ट में क्रेडिट करना था, कैपिटल क्रेडिट क्यों करी? जोर से बोल बेटा। एक लाइबिलिटी बढ़ गई। किस? शाबाश मेरे बच्चे, इंटरनल लाइबिलिटी। एवरीवन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, somebody has given the money to the business, और अगर बिजनेस को किसी ने पैसा दिया है, बिजनेस ने वापस कुछ नहीं दिया, तो क्या बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो गई? बट वो लाइबिलिटी किसकी तरफ है? ओनर की तरफ, राइट एवरीवन? एंड दैट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, एक बाहर वाली दुनिया यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, एंड वन इज द इंटरनल लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। तो क्या बिजनेस की देनदारी है, लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर्स एज वेल, इस कॉन्सेप्ट की वजह से दोस्तों, क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो अगर ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन बन गई है, एंड दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड कैपिटल एज अ लाइबिलिटी, राइट दोस्तों? बेटा बिजनेस ने रेंट पे किया, एंट्री बोलिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया, ड्रॉइंग्स टू कैश। दोनों में फर्क क्यों किया आपने?
पहले वाले में रेंट टू कैश, दूसरे वाले में ड्रॉइंग्स टू कैश, ऐसा क्यों? तो पहला वाला केस में बिजनेस का खुद का खर्चा था रेंट, दूसरे वाले केस में वो प्रोप्राइटर का खर्चा है, और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। तो हम प्रोप्राइटर के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करने वाले दोस्तों, लेकिन अगर प्रोप्राइटर के बिहाफ पे बिजनेस ने पे कर दिया तो क्या बिजनेस ने अपनी लायबिलिटी पे कर दी? दोस्तों जरा सोच के देखिए, ये मैं बिजनेस हूं और ये मेरे ओनर हैं, मान लीजिए ऐसा है, इन्होंने पैसा दिया है मुझे, तो कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी का मतलब है मुझे वापस देना है। ये मुझे कहते हैं सर मेरे घर का रेंट पे कर दो, मैंने पे कर दिया, किसके बिहाफ पे? इनके बिहाफ पे। तो क्या जब मैं इनके बिहाफ पे रेंट पे कर रहा हूं, क्या मैं वो कैपिटल का पैसा वापस चुका रहा हूं या नहीं चुका रहा हूं? दैट्स अ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब आप कोई लायबिलिटी वापस करते हैं दोस्तों, तो क्या एंट्री पास करते हैं? सपोज आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो आप क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर्स टू कैश। वैसे ही जब आप कैपिटल की वापसी कर रहे हैं, तो एंट्री इज कैपिटल टू कैश। बस वो कैपिटल को डेबिट करने की जगह आपने डेबिट किया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज नथिंग बट नेगेटिव कैपिटल। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आप ये सब कुछ करते हैं, बिकॉज ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। राइट बच्चे? तो ओनर जब पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बनती है टू owing towards the business, owing towards the owner, and whenever the business pays off owner's personal expenses, the business is repaying the liability back towards the owner. ठीक है दोस्तों? Everyone? चलिए. So a business is treated as a separate entity that is distinct from its owner. Exactly यही वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए थे बेटा। मैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को आप लाइफ लॉन्ग याद रखें, उसके लिए एक इक्वेशन फॉर्म में डाल देता हूं। पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए कैन आई राइट इट लाइक दिस? बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग के लिहाज से बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। Transactions are recorded from the point of view of business and not from the point of view of owner. Right everyone? अब इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर is treated as a liability, internal liability for the business. बिजनेस के लिए इंटरनल देनदारी। और जब प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर पेड बाय द फर्म आर ट्रीटेड एज, ब्रैकेट में कुछ लिखा है दोस्तों, ड्राइंग का मतलब दैट्स अ रीपेमेंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। जब बिजनेस से पैसा लिया तो लायबिलिटी बनी, जब वो पैसा चुकाया तो लायबिलिटी रीपे हुई। दैट्स व्हाई यू डेबिट योर ड्राइंग्स, व्हिच इज नथिंग बट कैपिटल को डेबिट कर रहे हो आप एक तरह से, एंड इट इज नॉट एन एक्सपेंस। पर प्रोप्राइटर के जो खर्चे हम पे करते हैं वो बिजनेस से खर्चा नहीं है। इज दैट ओके दोस्तों? अब मैं चाहता हूं आप लोग कॉन्सेप्ट के नाम देखें। ऊपर देखिए 3 नाम लिखे हैं दोस्तों, एंटिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इन 3 नामों को देखिएगा दोस्तों। एंटिटी कॉन्सेप्ट इज द मेन नेम। एंटिटी सेपरेट एंटिटी है बिजनेस और ओनर। दूसरा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पर्पस। कभी आप लोगों ने ये टर्म सुनी थी? जरा ध्यान से सुनिएगा। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये वर्ड, ये लाइन कभी सुनी है दोस्तों? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलिए। दैट वाज लीगल एंटिटी, राइट? यहां कहीं लीगल एंटिटी नाम तो नहीं लिखा मैंने। कोई बता सकता है कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इस वर्ड का मतलब क्या है? नाम सुना, ये लाइन सुनिए आप सबने, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, लॉ की नजर में कंपनी एक अलग एंटिटी है। लॉ की नजर में कंपनी को एक अलग पर्सन माना गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। राइट दोस्तों? इसका मतलब यह भी है कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, कंपनी को पनिश किया जा सकता है, कंपनी के नाम पे फाइन्स लगाए जा सकते हैं, पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, कंपनी के नाम पे बिल्डिंगे, मशीन, लैंड रजिस्टर हो सकता है। आपको पता है दोस्तों, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो रजिस्ट्री कराई जाती है। वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हो सकती है क्योंकि लॉ की नजर में कंपनी एक अलग एंटिटी है। लेकिन पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज। लॉ की नजर में अगर मैं एक प्रोप्राइटर हूं दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा हूं, मान लीजिए मेरी अपनी एक दुकान है एंड आई एम रनिंग दैट बिजनेस,
दैट बिजनेस इज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लॉ की नजर में मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग हस्ती नहीं है। अगर मेरी दुकान में कोई फ्रॉड होता है, उसका पेनल्टी मेरे ऊपर लगाई जाएगी, मेरी दुकान के ऊपर नहीं, क्योंकि लॉ की नजर में लॉ दुकान को अलग नहीं मानता है, मुझसे जुदा नहीं मानता है। मेरी अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, वो प्रॉपर्टी मेरी दुकान के नाम पर रजिस्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि लॉ की नजर में वो दुकान का अस्तित्व है ही नहीं दोस्तों। द शॉप डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो वो दुकान के नाम पे अगर कोई चीज खरीदनी है, वो रजिस्टर मेरे नाम पे ही होगी दोस्तों। लेकिन कंपनी के केस में वो कंपनी के नाम पे अलग से रजिस्टर। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों? लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अलग है, उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस अलग नहीं है। बट दैट्स फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव। क्या अभी हम लीगल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं या अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव की? अकाउंटिंग के लिए हर बिजनेस, हर ओनर अलग अलग है। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स हो, कंपनी और शेयर होल्डर्स हो। फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, द ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। एंड अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये वर्ड समझ आते हैं दोस्तों? बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट वन, ये नाम भी किसी ने लिया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। शायद आपने बोला था। हाँ, बताना चाहोगे बेटा? वैसे नाम पढ़ लो दो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, बताना चाहोगे क्या होगा इस कॉन्सेप्ट में? तो कोई भी चीज जो आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, वो मनी की टर्म्स में मेजरेबल होनी चाहिए। यानी हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स वगैरह यहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। वो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी थी, बट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल हो। राइट दोस्तों? अब जरा सोचिए दोस्तों, मनी, व्हेन वी आर इन इंडिया, मनी का मतलब है INR, इंडियन रूपी। जब हम यूएस में है तो मनी का मतलब यूएस डॉलर्स है। जब हम यूके में है तो मनी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स है। तो मनी का मतलब तो हर कंट्री में अलग अलग है दोस्तों। तो मनी का यूनिट क्या लिया जाए? व्हाट शुड वी टेक एज द यूनिट ऑफ मनी? जिस कंट्री में आपका बिजनेस डोमिसाइल्ड है, यानी अगर हमारा बिजनेस इंडिया में लोकेटेड है, तो इंडिया की जो रूलिंग करेंसी है, नॉर्मली उसी करेंसी को एक बिजनेस की रिपोर्टिंग करेंसी ले लिया जाता है। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, आपकी बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग काउंट, ये जिस करेंसी में बनाए जाएंगे, दैट करेंसी इज टर्म्ड एज योर रिपोर्टिंग करेंसी। आप अपनी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के लोगों को देते हो जिस करेंसी में, दैट्स कॉल्ड योर रिपोर्टिंग करेंसी। तो कौन सा मनी का यूनिट फॉलो किया जाए? जिस कंट्री में आपका बिजनेस लोकेटेड है, उस कंट्री की जो रूलिंग करेंसी है, दैट करेंसी शुड बी टेकन एज योर रिपोर्टिंग करेंसी यूजुअली। तो नाम देखिए दोबारा से, दो नाम थे दोस्तों। पहला नाम था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल है। दूसरा नाम पढ़िए, मनी का यूनिट क्या लिया जाए? जिस कंट्री में बिजनेस डोमिसाइल्ड है, लोकेटेड है, वहां की जो रूलिंग करेंसी है, वो आपका रिपोर्टिंग करेंसी मानी जानी चाहिए यूजुअली। तो मनी का यूनिट उस करेंसी को ले लेना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी है दोस्तों। लिमिटेशंस इन द सेंस, दोस्तों आज से 10 साल पहले अगर मेरी कंपनी की सेल्स 10 लाख है, आप सबको दिख रही है ये चीज? लेट मी जस्ट चेंज द इंक। ओके, ये सेल्स 10 लाख रुपए थी 10 years अगो, और करंट ईयर हमारी सेल्स 10 लाख है। 10 साल पहले हमारी सेल्स 10 लाख थी, इस साल भी हमारी सेल्स 10 लाख है। व्हाट विल यू से? हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, डी ग्रो कर रहा है, या कांस्टेंट है? पक्का एवरीवन? आप सबने जो बात बोली, यस, अकाउंटिंग में हम यही कहते हैं कि 10 लाख की सेल और अब भी 10 लाख की, तो हमारा बिजनेस ना ग्रो कर रहा है ना डी ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने बेटा कुछ बोलना चाहा, जल्दी से बोलते बेटा। सॉरी, डी ग्रो कर रहा है, क्यों? शाबाश बेटा। आप बताइए दोस्तों, आज से 10 साल पहले जो 10 लाख रुपए से चीज खरीदी जा सकती थी, क्या आज भी 10 लाख से वो चीज खरीदी जा सकती है? क्यों नहीं बेटा? इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, प्राइस लेवल्स चेंज होते जाते हैं। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स की वजह से ये 10 लाख इस 10 लाख के बराबर नहीं होगा।
आज का 10 लाख बहुत कम वैल्यूएबल होगा एज कंपेयर टू आज से 10 साल पहले का 10 लाख। लेकिन हम अकाउंटिंग में फिर भी कहते हैं दोनों बराबर है। अकाउंटिंग में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर 10 साल पहले का 10 लाख और आज का 10 लाख दोनों बराबर है। ये इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है दोस्तों, बट हम ये बात जानते हैं, फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जीते हैं दोस्तों, राइट। तो लीजिए एवरीवन, पढ़िए जल्दी से। सबसे पहले यही कहा था बेटा, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल है। और मेजरिंग यूनिट क्या होगा, मनी का यूनिट क्या होगा। सो मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी इज टेकन एज द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री, दैट इज द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, प्रोवाइड्स अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल डायरेक्टर, जो लोग पहली क्लास से साथ है, अगर आपको याद हो हमने कहा था वी रिकॉर्ड ओनली दोज थिंग्स विच आर इन मनी टर्म्स, यानी वो अगर लड़ाई हो जाए दो मैनेजर्स के बीच में, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक दांत ना टूटे और हम मेडिकल खर्चे ना करवाएं, राइट। चलिए पढ़िए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल डायरेक्टर इज नॉट ऑन अ स्पीकिंग टर्म्स विद द प्रोडक्शन डायरेक्टर, यानी सेल डायरेक्टर और प्रोडक्शन डायरेक्टर आपस में बात नहीं करते हैं, यानी उनकी आपस में लड़ाई है, द एंटरप्राइज इज बाउंड टू सफर। उसका नुकसान किसको होगा दोस्तों, हमारे बिजनेस को। लेकिन ये चीज हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इस पे मनी मॉनेटरी टर्म पे साइन कर पाना मुश्किल काम है। सिंस मॉनेटरी मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, दिस फैक्ट इज नॉट रिकॉर्डेड। दिस assumption also ignores the changes in the purchasing power of monetary unit। 10 साल पहले का 10 लाख और आज का 10 लाख दोनों बराबर मान लिए थे। It ignores the purchasing power of the monetary unit. In other words, this assumption treats all rupees alike, whether it is rupee of 1950 or 2013। चाहे वो रुपया 1950 का हो, चाहे रुपया 2013 का हो, चाहे 2023 का हो, ये सब रुपए को बराबर मान लेगा दोस्तों। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करेंगे। जय माता दी। यस बेटा, कैसे 100% आएगा बेटा, बट हम उसकी लड़ाई वाली चीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे। दोज आर इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स कि प्रोडक्शन और सेल्स मैच नहीं हो रहे आपस में, सेल्स के लिए जितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। वो चीजें जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वो जरूर रिकॉर्ड होगा, बट इनकी जो आपस की लड़ाई है उसके इंपैक्ट हम डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। चले दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये नाम सुना आप सबने, किसी ने नाम भी लिया था यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या होता है गोइंग कंसर्न। यस बेटा, ओके। बच्चे ने जो कहना चाहा, क्या सब लोग अग्री करते हो आप लोग। शी सेड द बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। यस और नो एवरीवन, क्या सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, अब तो सब हाँ बोलेंगे ही। एक वर्ड की करेक्शन करता हूं बेटा। एवरीवन, बच्चे एज एन अकाउंटेंट हम ये बात मान के चलते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो परमानेंट है, एंड दैट इज गॉड। भगवान के अलावा और कुछ परमानेंट नहीं है। तो अगर आप किसी चीज को ये कहते हैं इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा, इन्फिनिटी, यानी आप उसे अमर कह रहे हैं, और अमर सिर्फ यहां पे एक ही है, भगवान। तो इसीलिए हम ये वर्ड यूज नहीं करते दोस्त, ठीक है। तो लेट्स यूज द राइट वर्ड। आप कहना सही बात चाहते हो, लेकिन लेट्स यूज द राइट वर्ड। सो गोइंग कंसर्न का मतलब है दोस्तों कि जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक एक बिजनेसमैन फोरसी कर सकता है, द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर दैट फोरसीएबल फ्यूचर, नॉट फॉर एवर बट अ फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब होता है जहां तक हमारी दूर की नजर जाती है, दूरदर्शिता, टिल द टाइम दैट वी कैन सी, फोरसी, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। Neither there is any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially। मतलब इन वर्ड्स पे गौर कीजिएगा दोस्तों। Going concern means that the business will continue for a foreseeable future। Foreseeable, right बेटा। Neither there is any intention nor any compulsion। ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, इरादा है, ना हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव है। Neither there is any intention
नॉर एनी कंपल्शन टू क्लोज इट डाउन, बिजनेस को बंद करने का ना हमारा कोई इरादा है, ना हमारे ऊपर कोई दबाव है। और स्केल इट डाउन सब्सटैंशियली, स्केल इट डाउन सब्सटैंशियली मतलब अपने बिजनेस का स्केल कम करना। आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल नाम की कुछ चीज सुनी थी दोस्तों इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं, नहीं, ओके, सॉरी, हाँ, अपनी ज्यादा प्रोडक्शन स्केल बढ़ाते जाओ तो खर्चे कम होते जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। स्केल इट डाउन सब्सटैंशियली का मतलब दोस्तों, मान लीजिए मेरी 10 फैक्ट्रीज है, मेरे ऊपर इतना दबाव है कि मुझे 9 फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ जाए, तो मैं अपने बिजनेस को पूरा बंद कर रहा हूं या सब्सटैंशियली स्केल डाउन कर रहा हूं? इसे कहते हैं स्केल डाउन करना। अपने बिजनेस का दायरा, बिजनेस की ग्रोथ को कम कर देना, स्केल डाउन कर देना, बिल्कुल राइट। तो अगर मेरे बिजनेस के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूं या सब्सटैंशियली स्केल डाउन कर दूं, देन आई एम सेड टू बी अ गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। कोविड के टाइम पे अच्छे से अच्छे बिजनेस का ये अजम्पशन चैलेंज था दोस्तों कि आप बिजनेस चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, वेदर द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। ये अजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था पिछले कुछ सालों में बेटा, राइट। तो दोबारा से दोस्तों, गोइंग कंसर्न का मतलब है द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ, पढ़िए दोस्तों, enterprise is normally viewed as a going concern that is continuing in operation for the, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के बाद आप लोग जब शब्द इस्तेमाल करें, आप ये ना कहें इनफाइनाइट फ्यूचर और फॉरएवर फ्यूचर, इट्स ऑलवेज फोरसीएबल। फोरसी, जितनी दूर का हम देख सकते हैं वहां तक के फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलता रहेगा, राइट, टिल द टाइम दैट वी कैन एस्टिमेट, प्रिडिक्ट the business is continuing. Hence it is assumed that there is neither any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially. ये वर्ड्स बहुत जाजी लगते हैं ना दोस्तों, अंग्रेजी के शब्द आप सबको भी चाहे आखिरी वाले वर्ड्स नहीं पता थे, बट बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, ये शब्द तो आप सारे कहते थे दोस्तों। ये तो हो गया थ्योरी। हाउ डज दिस इंपैक्ट आवर अकाउंटिंग? हमारी अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल होता है? सॉरी बेटा, बट दैट कम्स बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, राइट। गोइंग कंसर्न की वजह से ऐसा कैसे हो पाता है दोस्तों? गोइंग कंसर्न मेरी अकाउंटिंग को कैसे इंपैक्ट करता है? ओके दोस्तों, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, ये शब्द सुना आप लोगों ने? करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये जो करंट और लॉन्ग टर्म वाला भेदभाव आप कर पा रहे हैं, सेग्रीगेशन कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो मतलब क्या होगा उसका? कि बिजनेस बंद होने वाला है। अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो आपके पास जो मशीन पड़ी है वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए पड़ी है या बेचने के लिए पड़ी है? आप लोगों ने डिसोल्यूशन पढ़ा है दोस्तों 12th में? डिसोल्यूशन में बिजनेस बंद हो रहा था। जब बिजनेस बंद होता है तो क्या करते हैं दोस्तों? सारे एसेट्स बेचे जाते हैं, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो उस केस में आपके पास मशीन जो पड़ी थी लॉन्ग टर्म यूज के लिए या बेचने के लिए? पक्का एवरीवन? तो अगर चीजें बेचने के लिए पड़ी है देन देयर इज नथिंग व्हिच इज लॉन्ग टर्म, एवरीथिंग इज अ करंट आइटम। तो ये जो करंट और लॉन्ग टर्म का आप सेग्रीगेशन करते हैं वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि आपका बिजनेस एक गोइंग कंसर्न होता है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो सब चीजें करंट हो, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म वाली ना हो। मेरी बात समझ आती है दोस्तों एवरीवन? उसके अलावा दोस्तों चलिए आपसे कुछ पूछते हैं, देखें कितने लोग इस बात का जवाब दे पाते हैं। बेटा मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपए की, आज से कुछ 4-5 साल पहले। आज इस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस 15 लाख रुपए है, ठीक है। हम बुक्स में कितने में कैरी कर रहे होंगे? सॉरी 10 लाख पे, राइट। आज इस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस 8 लाख रुपए है, हम कितने में कैरी कर रहे होंगे? 10 लाख पे। हाँ दोस्तों, अच्छा, विच कॉन्सेप्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके बेटा, मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक इन्वेंट्री 10 लाख की खरीदी,
और आज इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 15 लाख है, कितने पे कैरी करूं? 10 लाख। स्टॉक का मार्केट प्राइस 8 लाख है, कितने में कैरी करें? हाँ बेटा, ओके, विल कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट वंस वी कवर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड कंजर्वेटिज्म। जब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे तब कुछ बात करेंगे दोस्तों। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो आपने यहां बोला, बिल्डिंग की सिर्फ बात पे रहते हैं। बिल्डिंग के लिए आपने कहा 10 लाख का एसेट है, चाहे मार्केट प्राइस 15 हो जाए चाहे 8 हो जाए, कितने पे रखो? 10 लाख पे, राइट एवरीवन। अब जरा सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों। मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, आई एम नॉट अ गोइंग कंसर्न, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं। 10 लाख की बिल्डिंग जो मैंने खरीदी हुई थी उसका मार्केट प्राइस 15 लाख है। बंद करते टाइम व्हाट इज मोर रेलेवेंट, 10 लाख या 15 लाख? क्यों बेटा? आप बेचोगे, बंद करना है मतलब चीजों को बेचोगे, और बेचते टाइम क्या मिलेगा? जो प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आज जो मिलेगा दैट इज द रेलेवेंट वैल्यू। तो बिजनेस जब गोइंग कंसर्न होता है हम चीजों को कैरी करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी नहीं किया जाता दोस्तों, फिर उन्हें कैरी किया जाता है एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। आखिरी दो वर्ड्स पकड़ लीजिए, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल का मतलब बेच के कितना मिल सकता है, रियलाइजेबल। तो ये बिल्डिंग बेच के कितना मिल सकता है दोस्तों? 15 लाख। तो व्हाट इज रेलेवेंट फॉर मी? 15 लाख। और वर्ड लिखा है नेट रियलाइजेबल, तो नेट का मतलब बेटा मान लीजिए 15 लाख में चीज बिकेगी और बेचने पे मुझे 1 लाख की ब्रोकरेज देनी होगी, मेरे हाथ में क्या आएगा? 14 लाख। तो व्हाट इज रेलेवेंट, 10 लाख बुक्स की वैल्यू या जितने वो बिक सकता है? लेकिन नॉर्मली हम एसेट को बुक्स में किस वैल्यू पे कैरी करते हैं? क्योंकि आप मानते हैं बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। तो अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है देन द एसेट्स आर कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो द एसेट्स आर कैरीड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर चाहे वो 15 लाख हो चाहे वो 8 लाख हो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट दोस्तों। हमारी अकाउंटिंग का बहुत सारा चीजें ये कॉन्सेप्ट की वजह से आती है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेग्रीगेशन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो एसेट्स हो, वो सेग्रीगेशन इस कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट की वजह से पिक्चर में आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो, गोइंग कंसर्न ना हो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम की कोई चीज ना हो। ठीक है दोस्तों, हिस्टोरिकल कॉस्ट गेन्स इट्स एक्सिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। और अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या करना है? एसेट्स और लायबिलिटीज को कैरी करेंगे एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। सो इफ अ बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी वैल्यूड ऑन एनआरवी बेसिस। और यही काम करते थे आप अपने डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन के अंदर आप बुक्स वाली वैल्यू को फटाफट ट्रांसफर कर देते थे रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर जितने में वो बिकता था आप उतने में रिकॉर्ड करते थे। बिकॉज व्हाट इज रेलेवेंट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट एसेट इफ द बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। इज दैट ओके दोस्तों? तो 3 कॉन्सेप्ट्स की अभी तक बात करी, जल्दी से रिफ्रेश कर देते हैं वापस। पहला कॉन्सेप्ट था एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके 2 नाम और भी थे, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस अलग, ओनर अलग। और अकाउंटिंग करते हैं हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी दोस्तों कि प्रोप्राइटर जो पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है। सिर्फ बिजनेस के खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर बिजनेस प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा पे करता है तो वो एक रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, इसीलिए ड्राइंग्स दिखाया जाता है, राइट? उसे बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरा कॉन्सेप्ट था दोस्तों मनी मेजरमेंट या मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी जो मनी की टर्म से मेजरेबल है। तो जो चीजें मनी की टर्म से मेजरेबल नहीं है, यानी क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक ऑनेस्टी, कस्टमर फ्रेंडलीनेस, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब चीजें यहां पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है बिकॉज वो मनी की टर्म से मेजरेबल नहीं है। और मनी का यूनिट क्या लिया जाएगा? जिस कंट्री में आप लोकेटेड हैं वहां की जो रूलिंग करेंसी है यूजुअली उसे ले लिया जाता है मनी का यूनिट।
इस कॉन्सेप्ट की एक बड़ी लिमिटेशन भी है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स या प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके चलता है। तो आज से 10 साल पहले का 1 रुपया और आज का 1 रुपया दोनों बराबर मान लिए जाते हैं, राइट दोस्तों। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने किया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कहता है बिजनेस इज expected to continue for a foreseeable future. Business assumed to be continuing for a foreseeable future. Neither there is any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially. अब आप देखिए दोस्तों, कोविड के टाइम पे प्रेशर क्या था लोगों के ऊपर, जो बिजनेसमैन थे सब लोग सफर कर रहे थे दोस्तों। लॉकडाउन्स लगे हुए थे, फैक्ट्रीज नहीं चला पा रहे, अपनी शॉप्स नहीं चला पा रहे, तो लेकिन खर्चे तो अपनी जगह पे हैं। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, बिजली के बिल अभी भी आ रहे हैं, जिन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उनको इंटरेस्ट चुकाना है, तो प्रेशर था सबके ऊपर। अब ऐसे टाइम पे अगर कोई बिजनेस अपने खर्चों को मीट ना कर पा रहा हो, यानी बिजनेस का सर्वाइवल पे चैलेंज आ जाए, तो बिजनेस को अगर बंद करने की नौबत आ जाए, देन द बिजनेस इज सेड टू बी नॉट अ गोइंग कंसर्न, नॉट अ गोइंग कंसर्न। लेकिन हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, राइट दोस्तों। चलिए आपके सामने कुछ लिखता हूं, मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। बेटा मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, दैट बिल्डिंग इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज। इस बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है 50 ईयर्स, 50 साल, ठीक है। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, सॉरी 2 लाख। पक्का एवरीवन? आपने एसएलएम लगा दिया, जो कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन वही लगाना चाहिए था, और 1 करोड़ रुपए को आपने 50 सालों में डेप्रिशिएट कर दिया, हर साल 2-2 लाख रुपए। यही किया बेटा? क्या मैं मान लूं दोस्तों, आप सबने ये मान लिया कि बिजनेस 50 साल तक तो चलेगा? ये सुनो, आपने ये माना कि बिजनेस के बेनिफिट्स कम से कम अगले 50 सालों तक तो मिलेंगे, तभी तो ये बिल्डिंग की लाइफ 50 साल होगी दोस्तों, तभी तो ये बिल्डिंग हमारे बिजनेस को 50 साल तक फायदा दे पाएगी। अगर ये बिल्डिंग 50 साल तक चल सकती है, लेकिन मेरा बिजनेस ही 50 साल नहीं चलेगा, 2 साल में बिजनेस बंद करने वाला हूं, तो क्या मैं ऐसे डेप्रिशिएट करूं 50 सालों में, या बिजनेस की लाइफ ही सिर्फ 2 साल बची है, तो 2 साल पे देखता सब कुछ। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट्स लगा पाते हैं दोस्तों, हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि मेरा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो हम फिर ऐसा काम नहीं कर पाते दोस्तों, फिर हम इसको कैरी करते एट एनआरबी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए आ जाइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या ये नाम सुना आप लोगों ने? हाँ दोस्तों, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? गलत सही उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जब तक बोलेंगे नहीं अंदर से निकलेगा नहीं। यस बेटा, तो हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए करते हैं, एंड वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से। बिल्कुल सही बात है बेटा। ओके, लेट्स लुक एट दिस दोस्तों। अभी पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा, बिजनेस कब तक चलेगा? बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगा, यानी बहुत दूर तक जा रहा होगा बिजनेस, नॉर्मली ये माना जाता है। असली प्रॉफिट लॉस कितना कमाया बिजनेस ने, वो तो तभी पता चलेगा जब बिजनेस बंद होगा, तब उसके खाते बनाए जाएं, तब देखा जाए शुरू से लेके अंत तक कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम्स हुई, क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, राइट दोस्तों। लेकिन बेटा क्या हम इंतजार करें बिजनेस के बंद होने का? तो बिजनेस अगर 50 साल चलेगा तो 50 साल का इंतजार करें, 100 साल चल गया तो 100 साल का इंतजार करें, और कहीं 100 साल से भी ज्यादा चल गया तो फिर तो कभी हमारी लाइफ टाइम में तो बंद नहीं होगा। हमारा बिजनेस चलाया हुआ हमारे पोते पड़पोते वो सब क्लोज कर रहे होंगे बुक्स। ऐसा नहीं दोस्तों। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए एवरीवन, बेटा बस वही आ रहा था। ये एग्जाम्पल कहाँ सुना आपने? लाहौल बिला कुव्वत। मुझे तो लगता है एग्जाम्पल सिर्फ मैं ही मारता हूं। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। मेरा एग्जाम्पल कॉपी कर लिया किसी ने लगता है। चलो आते हैं दोस्तों। हाँ बेटा, पीछे बच्चे, योर गुड नेम इज हर साहिब। हर साहिब, स्कूल में कितने साल थे बेटा? हाँ, 2 किंडरगार्टन क्लासेस और 1st to 12th, 14 ईयर्स, राइट। आप सब भी 14 ईयर्स थे, अनलेस किसी को 1 आध साल ज्यादा लग गया हो। बट देन नॉर्मली सब लोग 14 साल स्कूल में लगाते हैं।
अब बेटा सबको ये बात पता है कि 14 साल स्कूल में लगाने के बाद बच्चे ने कॉलेज जाना है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि 14 साल पढ़ाया जाए, 14 साल के बाद हमारे एग्जाम लिया जाए, अगर हम पास हो जाए तो हमें कॉलेज जाने दिया जाए, और अगर बाय चांस कोई बच्चा पास ना हो तो फिर दोबारा एग्जाम्स ले लिया जाए कुछ टाइम के बाद। क्यों स्कूल वाले हमें इतना परेशान करते हैं कि हमारी इस 14 साल की जर्नी को 14 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 12th, इतने सारे सालों में, और वहां भी चैन नहीं आया लोगों को। उसके अंदर भी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, हाफ ईयरली, ये ईयरली, वो ईयरली करते करते कितनी बार बच्चों को परेशान किया गया। तो ऐसा क्यों नहीं करते दोस्तों कि 14 साल बाद एक ही बार देख लेते? वाई डू यू थिंक कि आपकी स्कूल लाइफ को इन 14 क्लासेस में डिवाइड किया गया और फिर क्लास में भी बार बार एग्जाम्स लिए जा रहे थे? जोर से बोल बेटा। बच्चे की ग्रोथ को इवैल्यूएट करने के लिए, कि यानी आपको पढ़ाया गया फर्स्ट स्टैंडर्ड में, क्या आपने फर्स्ट वाली चीजें अडॉप्ट कर ली हैं? क्या अब आप सेकंड लेवल पे जाने के लिए तैयार है? राइट एवरीवन। कहीं पता चले 14 साल बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चे को अभी तक ABC नहीं आती, तो गड़बड़ हो जाती दोस्तों। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस स्टेज बाय स्टेज इवैल्यूएट करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आप अगले लेवल पे जाने के लायक हो गए हैं या नहीं। और अगर कहीं लगता है कि आप नहीं हुए तो आपको रिपीट कराया जाए, ताकि आप अगले लेवल के लिए तैयार किए जा सके। बस एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों, हमारा बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, लेकिन क्या मुझे एज अ बिजनेसमैन बिजनेस की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली इवैल्यूएट करना चाहिए दोस्तों? ये चेक करने के लिए कि पिछले साल जो हमने डिसीजंस लिए, जो बिजनेस हमने किया, वो प्रॉफिटेबल था या नहीं था? क्या हमारे डिसीजन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्या हमारा बिजनेस अब इतना मैच्योर हो गया है कि क्या उसे अगले लेवल पर ले जाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, इंडियन मार्केट हमने कवर कर ली, क्या अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें? क्या हम एक बाहर की मार्केट में चले जाएं? क्या हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें? यानी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या यह बात इवैल्यूएट करना जरूरी है दोस्तों? और इवैल्यूएशन कब करें? सदियों के बाद या पीरियोडिकली कर लेना चाहिए, ताकि कॉन्टिन्यूसली आप परफॉर्मेंस को असेस कर सके, जैसे एक बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में असेस की जा रही थी। एग्जैक्टली वैसे ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी पीरियोडिकली असेस करने के लिए हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और हर टुकड़े के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। दैट छोटा टुकड़ा इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यूजुअली वो जो पीरियड होता है दोस्तों, वो 12 महीने का पीरियड होता है। वो 12 महीने कुड बी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर, इट कुड बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, या और भी कोई 12 महीने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इट कुड बी 1 अक्टूबर टिल 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेके अगले साल का 30 सितंबर, ये भी तो 12 महीने हैं। सो 12 महीने का पीरियड कोई भी 12 महीने हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है, 12 से कम का भी हो सकता है, यूजुअली 12 महीने का होता है। हम जो अकाउंट्स देखते हैं वो नॉर्मली एक ईयर के देखते हैं, राइट ना? बट क्या लिस्टेड कंपनीज जो होती है, वो उन्हें अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश करने होते हैं दोस्तों? जितनी लिस्टेड कंपनीज है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उन्हें हर क्वार्टर अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं, एवरी क्वार्टर। तो वो क्वार्टरली भी रिपोर्टिंग करती है, तो उनका वहां पे अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टर हो जाता है, 3 मंथ्स का। बट नॉर्मली जो पूरे साल के अकाउंट्स आते हैं, दैट्स फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, पूरे अकाउंट्स के लिए। इंडिया में जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग का पीरियड फॉलो करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। यूएस में दे फॉलो कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर। कंट्रीज लाइक इजराइल, अगर मुझे सही याद है, इजराइल फॉलो 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो इट कुड बी अ पीरियड ऑफ एनी 12 मंथ्स यूजुअली। ठीक है बेटा, आ जाइए। The economic life of an enterprise is artificially split into periodic intervals, which are known as accounting periods, at the end of which an income statement and position statement are prepared to show the performance and financial position. तो बेटा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम क्या बनाते हैं? उसे कौन से, आप उसको किस नाम से जानते हो? कौन कौन स्टेटमेंट बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। राइट बच्चे, अब याद करके देखिए, ट्रेडिंग और पीएनएल के नीचे आप कुछ लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट के एंड में एज एट द ईयर एंडेड। वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पूरे पीरियड का ट्रेडिंग पीएनएल और पीरियड के एंड की बैलेंस शीट बनाते, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। समझ आती है बात दोस्तों?
तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके साल के फाइनल अकाउंट्स के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, उसे फाइनल अकाउंट्स क्यों कहा जाता है? क्या वो बिजनेस के आखिरी अकाउंट्स होते हैं? फाइनल अकाउंट्स उस अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी अकाउंट्स होते हैं दोस्तों। दैट पूरे साल हमने बनाए अपने सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर, कैश बुक, सब कुछ बनाई, लेकिन पीरियड के एंड पे उस पीरियड के आखिरी अकाउंट्स हम बना रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट्स फॉर द पीरियड। इज दैट ओके बेटा? Usually performance is measured for 1 year period and position appraisal is done at the end of each year. However, it may also be period other than a 12 months period. 12 महीने के अलावा भी पीरियड हो सकता है, 12 से ज्यादा, 12 से कम भी। नॉर्मली 12 महीने का पीरियड फॉलो किया जाता है। ठीक है बेटा? अब बच्चे इस कॉन्सेप्ट की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जैसा मैंने कहा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही बनाए जाते हैं, बिकॉज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड के एंड पे बनाते हैं, तो पीरियड के आखिरी अकाउंट्स। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों, यहां देखिएगा दोस्तों। बच्चे, मेरे बिजनेस में मैंने इंश्योरेंस ली है, और ये इंश्योरेंस ली है 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक, और इसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है 12,000 रुपए। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च के दिन, तो 31 मार्च 2023 इज आवर ईयर एंड। ठीक है दोस्तों? हाँ बेटा, तो इसका मतलब करंट ईयर को यानी 2022-23 इस साल में कितना खर्चा बिलोंग करेगा बेटा? कितने महीने का? 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक। जरा उंगलियों पे गिन के बताओ कितने महीने बनते हैं? उंगलियों पे गिन के बताओ जल्दी जल्दी सारे। सही, जल्दी जल्दी, कितने महीने? 8 महीने, 8 मंथ्स, राइट ना दोस्तों? सो अगर पूरे साल का खर्चा 12,000 है तो एक महीने का 1,000 रुपए, 8 महीने का खर्चा, तो इस साल में हम खर्चा बुक कर देते 8,000 और प्रीपेड दिखाते हम प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हुआ ये खर्चा इस साल का नहीं है, ये खर्चा बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर। तो जरा सोच के देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023, ये 31 मार्च 2024। क्या ये 2 अलग अलग साल हैं दोस्तों? एवरीवन? और आपकी इंश्योरेंस यहां पर पे हुई 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त 2022 के दिन, और कब तक चल रही है? 31 जुलाई 2000। तो आपने तो 12 महीने का इंश्योरेंस पे किया, बट दैट स्पैन्स ओवर 2 डिफरेंट ईयर्स। 8 महीने इस साल को बिलोंग करते हैं और 4 महीने। अब ये इस साल उस साल की जो हम बातें कर रहे हैं, कहना ऐसे ये साल को डिवाइड करने वाली ये पीरियड की दीवार है दोस्तों, यस और नो? और ये पीरियड की दीवार लगाने वाला कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर पीरियोडिसिटी ना होता तो बिजनेस की लाइफ चलती रहती। हमने उस लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, एंड इस वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट पिक्चर में आए कि ये खर्चा इस साल को बिलोंग करता है, ये खर्चा इस साल को बिलोंग करता है। ये सब मैचिंग और अक्रूवल्स जो होते हैं, दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर पीरियोडिसिटी ना हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट या अक्रूवल कॉन्सेप्ट ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों? चलिए मुझे बताइएगा दोस्तों, 1 मार्च 2023 हमने राम को माल उधार पे बेचा है, गुड्स सोल्ड टू राम। और 1 मई 2023 राम ने पैसा पे किया। ठीक है दोस्तों? सेल कब रिकॉर्ड करोगे? 1 मार्च या 1 मई? 1 मार्च। और 1 मार्च लाई करता है
22-23 के अंदर, राइट एवरीवन। लेकिन पैसा आया 1 मई के, यानी 23-24 में। क्या सेल 2023-24 की है या 22-23 की है? अग्री करते हो सब दोस्तों? ये सब किस साल को बिलोंग करता है? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और पीरियोडिसिटी की वजह से अक्रूवल कि मेरी इनकम किस साल कमाई गई, चाहे पैसा किसी भी साल आए, इनकम किस साल कमाई गई उस साल में बुक कीजिए। वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का जन्मदाता भी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? अगर ये पीरियोडिसिटी ना होता तो ये बीच की दीवार ना होती दोस्तों, और ये दीवार ना होती तो इस साल उस साल नहीं हो पाता, और इस साल उस साल नहीं होता तो मैचिंग, अक्रूवल, ये सब काम नहीं होता। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? तो ये लीजिए। So application of periodicity concept, financial statements are prepared at the end of each period. Accrual concept, matching concept comes into existence due to periodicity. Yani periodicity is so called the father of accrual and matching concept. Is that okay दोस्तों? ले चलें आगे। Next. A very 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 important concept, accrual concept. ये नाम तो पक्का सुना है आप लोगों ने, accrual। कोई बताना चाहेगा क्या होता है accrual concept? Yes बेटा। परफेक्ट बेटा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए accrual बेसिस पे और ना कि कैश बेसिस पे। बट यू सेड ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन accrual बेस। accrual बेस का मतलब ही क्या हुआ? जब वो ट्रांजैक्शंस होती है तब रिकॉर्ड कीजिए, ना कि ऑन जब पैसा आए या पैसा जाए। तो पैसे के आने और पैसे के जाने से हमारे इनकम्स और कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने इनकम्स और कॉस्ट को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ट्रांजैक्शंस होती है। यानी अगर इसे ऐसे कह दूं दोस्तों, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना, ना कि कैश बेसिस पे। ड्यू बेसिस पे, जब वो चीज ड्यू हो गई तब रिकॉर्ड कर लीजिए। इसका यह भी मतलब है दोस्तों, हम इनकम्स को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो कमा ली जाती है, व्हेन दे आर अर्न्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सेल वाला एग्जांपल लिया था, आपने वो सेल कब रिकॉर्ड की थी? 1 मार्च को या 1 मई को? क्योंकि मैंने पैसा कब कमा लिया था? 1 मार्च को। चाहे एक्चुअली कैश मेरे पास आया 1 मई में, बट सेल मैं तभी रिकॉर्ड कर लूंगा जब मैंने कमा ली। वैसे ही एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज पेड। बेटा, पैसे का आना, पैसे का जाना मेरी इनकम्स और मेरी कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इनकम्स तब रिकॉर्ड होती है जब वो अर्न होती है, कॉस्ट तब रिकॉर्ड होती है जब वो इंकर होती है। अब अर्नड किसे माना जाता है, इंकर्ड किसे माना जाता है, थोड़ी सी बात उसकी करेंगे, बट पहले फटाफट से पढ़िए। द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस, दैट इज एज एंड व्हेन दे अकर एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और। समझ आती है बात दोस्तों? अक्रूवल मींस रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एज दे आर अर्न्ड और incurred. Revenues are earned, costs are incurred, and not as money is received or paid. It includes recognition of transactions relating to assets and liabilities as they occur, irrespective of actual receipts or payments. Let me ask you one thing दोस्तों, सोच के आंसर दीजिएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंट्री बोलिए। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हो गई है बेटा, इंकर हो गई है, पे नहीं करी है, सैलरीज हैव बिकम ड्यू। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, राइट ना दोस्तों? क्या आपने खर्चा इंकर कर लिया, लेकिन आपने खर्चा, अच्छा पहले सब समझते हो सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो मैंने बोल दिया। लेट मी रीफ्रेज इट दोस्तों। मैंने अपने एम्प्लॉय से पूरे महीने सर्विस ले ली है दोस्तों। मेरे ऑफिस में एक मुंडू काम करता है, मैंने उसकी पूरे महीने सर्विस ले ली है, बट तनख्वाह नहीं दी है। आई हैव नॉट पेड द सैलरी। तो क्या सर्विस ले ली दोस्तों, और सर्विस ले ली तो मेरा खर्चा इंकर हो गया, मेरी सैलरी देने की ऑब्लिगेशन आ गई। अगर मैंने पे कर दी होती तो मैं एंट्री करता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा इंकर हो गया और मैंने पे कर दिया, सैलरी टू कैश। अगर इंकर हुआ और मैंने पे नहीं किया तो मैं एंट्री पास करता सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
पक्का दोस्तों? तो जरा देख के बताएं इन दोनों एंट्रीज जो आपने मुझे बोली, आपने कहा सैलरीज टू कैश, अगर आपने कैश में पे कर दी, और अगर पे नहीं करी तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है, सैलरीज अकाउंट का डेबिट होना, यानी खर्चा इंकर हो गया तो आपने उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लिया। वो पे हो गया होता तो कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती, कैश कम हो जाता। अगर पे नहीं हुआ तो साथ में एक लायबिलिटी आ गई। तो क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड किया, खर्चों को रिकॉर्ड किया जब वो इंकर हुए, लेकिन क्या साथ में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करी? यस और नो? अगर वो पे नहीं हुआ तो साथ में उसकी लायबिलिटी भी अक्रू कर दी गई। चलिए, इंटरेस्ट मिला है बेटा, आई रिसीव्ड इंटरेस्ट, एंट्री बोलिए। इंटरेस्ट मिला है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो मेरी इंटरेस्ट इनकम हो गई दोस्तों। राइट दोस्तों? इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया बट मिला नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। इन दोनों में कुछ कॉमन है? इंटरेस्ट इनकम कमा ली गई, मिल गई तो कैश आ गया, नहीं मिली तो एक अक्रूड एसेट आ गया। यह है बेटा मेरी अक्रूड इनकम, दिस इज माई अक्रूड इनकम एंड दिस इज माई अक्रूड एसेट। आपने ये डेबिट क्यों किया दोस्तों? क्योंकि पैसा अभी मिलना बाकी है। कैन आई से दैट एवरीवन? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इनकम्स और कॉस्ट इनकी बात करता है, और साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अक्रूवल बेस पर रिकॉर्ड करने की बात करता है। तो देखें, accrual means recognition of revenues and cost as they are earned or incurred. It includes recognition of transaction relating to assets and liabilities as they occur irrespective of the actual receipts or, तो सिर्फ रेवेन्यू और कॉस्ट नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसेट और लायबिलिटी भी अक्रूवल बेस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इज दैट ओके बेटा? नाउ हमने बेटा ऊपर बोला रेवेन्यूज को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न होते हैं। अब रेवेन्यूज को अर्न कब माना जाता है, इस बात को समझते हैं दोस्तों। आराम से एक एग्जांपल के फॉर्म में लेके चलते हैं दोस्तों। रेवेन्यू मतलब मेरी इनकम, राइट? रेवेन्यू तभी हो सकता है या तो मैं गुड्स में सेल करता हूं या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। इन दो चीजों को देखते हैं। या तो मैं गुड्स का डीलर हूं, गुड्स खरीदता हूं, बेचता हूं, या गुड्स बना के बेचता हूं। मेरा रेवेन्यू कब होगा, मेरी सेल कब होगी? जब मैं माल बेच दूंगा। राइट दोस्तों? गुड्स बना लिए, गुड्स मेरे पास रेडी हो गए, लेकिन अभी तक बेचे नहीं, क्या मेरी सेल हो गई? नहीं। सेल कब होगी? जब मैं ओनरशिप पास ऑन कर दूंगा, वो माल आपको दे दूंगा। राइट एवरीवन? तब तक मेरी सेल नहीं हुई। मैं कमाऊंगा तब जब मैं रेवेन्यू कमा लूंगा, यानी माल आपको बेच दूंगा। अब सर्विस की बात करते हैं दोस्तों। मैं अभी जो काम कर रहा हूं दैट्स अ सर्विस रेंडरिंग, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। आप लोग आए, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और आपने अपनी सारी फीस एडवांस में पे कर दी, पहले दिन पे कर दी, और मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो क्या जब आपने फीस पे करी, क्या मेरे सेंटर ने रेवेन्यू कमा लिया? तो क्या हमने वो कमा लिया है? अभी तक नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया दोस्तों? कमाने के लिए मुझे सर्विस अभी देनी है। जैसे गुड्स के केस में मुझे गुड्स बेचने होते हैं, सर्विस के केस में सर्विस देनी है। तो जब तक मैं सर्विस नहीं दे देता तब तक मैं रेवेन्यू अर्न नहीं किया मैंने। अभी जो मैं काम कर रहा हूं, आई एम अर्निंग रेवेन्यू, कि मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं। बात समझ आती है दोस्तों? सो रेवेन्यूज आर अर्नड व्हेन गुड्स आर सोल्ड और व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड। राइट? वैसे ही अब इस चीज को उल्टा ले जाइए दोस्तों, अपने एंगल से सोचिए। जैसे मैंने कहा मेरा रेवेन्यू तब होगा जब मैं आपको गुड्स बेचूंगा। आपका खर्चा कब होगा? जब आप गुड्स खरीदोगे। पक्का एवरीवन? मैंने कहा मेरा रेवेन्यू तब होगा जब मैं सर्विस दूंगा। आपका खर्चा कब होगा? जब आप सर्विस रिसीव करोगे। डज दैट मेक सेंस दोस्तों? तो अगर रेवेन्यूज आर अर्न्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, expenses are incurred, costs are incurred when goods are
एंड नॉट व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज मेड। एंड सिमिलरली जब सर्विस रिसीव की जाती है तब कॉस्ट इंकर होती है, ना कि तब जब पैसा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इज दैट ओके एवरीवन? तो जो फीस आप लोगों ने पे करी है वो अभी तक कॉस्ट नहीं है आप लोगों की, अभी आप लोगों ने एक एडवांस पे किया है, आपका एक एसेट है, उसके बदले आपको कुछ मिलना है। जब आपको वो मिल जाएगा तब वो कॉस्ट इंकर हो जाएगी, अभी तक एडवांस है। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दे मीन वन द सेम थिंग। चीजों को तब रिकॉर्ड करना जब वो होती है ड्यू बेसिस पे, ना कि जब कैश आता है या कैश जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट आप सब लोग जानते भी थे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट, ये बेस है हमारी अकाउंटिंग का, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हो दोस्तों, या पैसा आने पे रिकॉर्ड करते हो, या सेल हो जाए तब रिकॉर्ड करते हो? तो क्रेडिट सेल को हम उस साल की इनकम मान लेते हैं जब माल बिका, क्योंकि रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया जब आपने माल को बेच दिया, चाहे पैसा आया चाहे पैसा नहीं आया। राइट एवरीवन? सेम वे क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज को आप उसी साल में रिकॉर्ड कर लेते हो जब माल आ गया, क्योंकि कॉस्ट आपने इंकर कर ली, चाहे पैसा अभी नहीं दिया दोस्तों। राइट एवरीवन? वैसे ही बेटा अक्रूड इनकम्स, अक्रूड इनकम्स जैसे मैंने अभी इंटरेस्ट की बात करी, अक्रूड इनकम हम उस साल की इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमने कमा ली, ना कि तब जब पैसा आता है। वैसे ही अक्रूड एक्सपेंसेस हम उस पीरियड का खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो खर्चा इंकर हुआ, चाहे अभी तक पे नहीं हुआ। राइट दोस्तों? पैसा अगर एडवांस में आ जाए तो वो आपकी इनकम नहीं होता, इनकम तब बनेगा जब आप उसके बदले माल दे दोगे या सर्विस दे दोगे। वैसे ही अगर आपने कोई एडवांस किसी को दिया है, वो आपका खर्चा नहीं है, तब तक नहीं है जब तक उसके बदले माल ना मिल जाए या सर्विस ना मिल जाए। सो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम व्हेन रिसीव्ड, as it has not yet been earned. And similarly, advance paid is not recognized as an expense when paid, as it has not been incurred as yet. समझ आती है बात दोस्तों? Let's take you to some examples now. चलिए, अब आपके पास आपका पेन होना चाहिए, आपका रजिस्टर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप ओरली कर लेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो सामने सामने कर देंगे, बस डेटा को अपने कंट्रोल में लीजिएगा। कर ले स्टार्ट दोस्तों। मिस्टर एक्स वॉज रिक्रूटेड बाय एबीसी लिमिटेड ऑन 1st April 2021 at a monthly salary of 10,000 which was payable on 7th of the following month. Till 31st March 2022 he has been paid 11 months salary. Salary for March 2022 was paid on 7th April 2022. Compute the salary expense to be debited to P&L account for the year ended 31st March 2022. रुकिएगा दोस्तों, बेटा अब आपका लेवल सीए वाला हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं आगे, जल्दबाजी नहीं कीजिए। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं जब तक आपको उसके पूरे फैक्ट समझ ना आ जाए, आंसर की तरफ भागिए नहीं दोस्तों। टाइम आपके साथ तभी होगा जब कॉन्सेप्ट्स आपके साथ होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से भाग रहे हैं कि जल्दी खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं जाके पेपर में वो चीज परेशान करेगी। इसीलिए पहले चीजों को समझिए। सामने फैक्ट दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं। मिस्टर एक्स को एबीसी लिमिटेड ने रिक्रूट किया, मतलब अपॉइंट किया। तो मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय बने हैं एबीसी लिमिटेड के ऑन 1st April 2021 एट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 which was payable on 7th of the following month। यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2021 के दिन ज्वाइनिंग करवाई गई है। महीने की तनख्वाह है 10,000 रुपए, और जो महीने की सैलरी होती है वो पे की जाती है अगले महीने की 7 तारीख को, 7th of the following month। फॉलोइंग मींस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख को पे होती है। ऐसा ही होता है नॉर्मली दोस्तों। अप्रैल की सैलरी
7 मई को पे हो रही है, मई की सैलरी 7 जून को पे हो रही है, जून की सैलरी 7 जुलाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है दोस्तों, टिल 31st March 2022 he has been paid 11 months सैलरी। 31 मार्च 2022 तक 11 महीने की सैलरी पे हो गई है। सैलरी फॉर मार्च 2022 was paid on 7th April 2022। होना भी ऐसा ही चाहिए था दोस्तों, मार्च की सैलरी पे होती 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल तो अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया। आपको बताना है कंप्यूट द सैलरी एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। इस साल का खर्चा कितना? 1,20,000 पक्का बेटा? 1,10,000, 1,20,000, 1,10,000। चलिए अब आपसे दोबारा पूछता हूं, आराम से सोचिएगा और फिर जवाब दीजिए। ओके, लेट मी आस्क यू समथिंग दोस्तों। मैंने आपसे कोई डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं पूछी। आई आस्क्ड यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस साल का खर्चा कितना, यही पूछा दोस्तों। अब दोबारा बताइए, खर्चा कब रिकॉर्ड होता है? जब खर्चा इंकर होता है। और खर्चा इंकर कब होता है दोस्तों? जब आपने गुड्स ले लिए या आपने सर्विस ले ली। हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो एज अ कंपनी हमने एम्प्लॉय से सर्विस ली है। कोई बताएगा दोस्तों कितने महीने की सर्विस ली है? पूरे 12 महीने। द एम्प्लॉय वॉज अपॉइंटेड ऑन 1st of April 2021 और 31 मार्च 2022 तक कितने महीने की सर्विस ली आपने? पूरे 12 महीने। क्या खर्चा पूरे 12 महीने का इंकर कर लिया या नहीं कर लिया? चाहे पैसा दिया या नहीं दिया, बट खर्चा कितने महीने का इंकर किया? तो 1 महीने की सैलरी है 10,000, 12 महीने की 1,20,000। सो द एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 1,20,000, चाहे पे किया चाहे नहीं किया। एब्सोल्युटली राइट बेटा। अब आप बता दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसमें से पे कितना किया? 1,10,000, राइट। उस 110 के लिए आपने क्या एंट्री पास की होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हर महीने आपने ये एंट्री पास की होगी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। 11 महीने आपने ये एंट्री पास करी, तो 1,10,000 तो सैलरी अकाउंट में इस वजह से आ गया, सैलरी टू कैश। लेकिन साल के एंड पे क्या 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है? उसके लिए आप क्या एंट्री पास कर रहे हो? 10,000 रुपए। तो क्या सैलरी अकाउंट में पूरा 1,20,000 आ जाएगा बेटा? दैट इज व्हाट गोज टू योर पीएनएल अकाउंट। आपसे वही पूछा था, इस साल का खर्चा कितना जो पीएनएल में जाएगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है बेटा, खर्चा तब रिकॉर्ड होता है जब वो इंकर होता है, ना कि जब पे होता है। कैश पेमेंट से उसका कनेक्शन नहीं होता है दोस्तों। पे हो गया होता तो टू कैश कर दिया होता, नहीं पे हुआ तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन गया, राइट। बट इंकर हो गया तो मेरे पीएनएल का खर्चा बन गया। बढ़ा दूं आगे दोस्तों। अब देखिए, यही वजह है दोस्तों जिस वजह से आप ने अपने 12th स्टैंडर्ड में जब अकाउंट्स बनाए, 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, एक पीएनएल स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर पीएनएल और कैश फ्लो दोनों एक ही बात होते तो फिर 2 स्टेटमेंट्स क्यों होती? फिर तो एक ही होती ना दोस्तों। कैश फ्लो कैश की बात करता है, कितना कैश आया कितना कैश गया। पीएनएल बात करता है प्रॉफिट लॉस की, कितना इंकर किया कितना अर्न किया, राइट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, Mr. A deposited rupees 1 lakh in a 12% fixed deposit with Bandhan Bank on 1st November 2021, maturing after 1 month. Maturing after 1 year. The interest was payable by the bank on maturity. Compute the interest income of Mr. A for the year 21-22. So Mr. A ने 1 लाख रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में, जिसपे 12% फिक्स डिपॉजिट है बेटा, ये 12% का मतलब 12% का इंटरेस्ट मिलता है। 12% फिक्स डिपॉजिट विद बंधन बैंक किया है ऑन 1st November 2021। ये एफडी मैच्योर होगी आफ्टर 1 ईयर, यानी पैसा वापस मिलेगा 31st या मान लीजिए अगले 1st नवंबर को। इंटरेस्ट वॉज पेबल बाय द बैंक ऑन मैच्योरिटी। बैंक पूरा इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे ही देगा। आपको बताना है इंटरेस्ट इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर 21-22। पहले तो ये बताइए क्या इस साल में कोई इंटरेस्ट इनकम होगी भी? इंटरेस्ट तो मिलना ही 1 नवंबर के दिन है, 1 नवंबर 2022 के दिन। वो कैश आएगा। हमने इनकम रिकॉर्ड करते हैं ऑन
अर्न बेसिस, जब कमा ली गई हो, राइट एवरीवन। और इनकम्स कब कमाई जाती हैं? व्हेन आर द इनकम्स अर्न्ड? जब आप गुड्स बेच दें या आप सर्विस दे दें। मिस्टर ए ने कोई सर्विस दी है? मिस्टर ए ने कोई गुड्स बेचे हैं? पहले ये बताओ, मिस्टर ए ने कोई गुड्स बेचे हैं बैंक को? नहीं। मिस्टर ए ने कोई सर्विस दी है? सर्विस दी है दोस्तों, पैसे की सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस दी है। क्या मिस्टर ए का पैसा बैंक के पास पड़ा है? तो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर ए ने बैंक को फाइनेंशियल सर्विस दी है। करंट ईयर में 5 महीने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने के लिए बैंक ने मेरा पैसा इस्तेमाल किया, तो 5 महीने की मैंने इनकम कमा ली है, अर्न कर ली है। तो 5 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। क्या आप अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते थे दोस्तों? इस वजह से रिकॉर्ड करते थे क्योंकि हमने सर्विस दे दी, फाइनेंशियल सर्विस, और पैसा कमा लिया। इज दैट ओके दोस्तों? और बच्चे ने बिल्कुल राइटली वर्ड्स यूज किए, पैसा आएगा 1 नवंबर के दिन। पैसे से मतलब नहीं है। क्या मैंने 5 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है दोस्तों? तो इस साल में मेरी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए पे 12% फॉर 5 months, एंड दैट वर्क्स आउट टू 5,000 रुपीज। इज दैट ओके? कोई बताना चाहेगा क्या एंट्री पास करोगे इसके लिए? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, राइट ना? इसी को तो कहते हैं बेटा अक्रूड इंटरेस्ट। कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, राइट बच्चे? बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट वन, इस आंसर पे एक चॉकलेट है दोस्तों। अच्छा, ओ मैंने कभी अनाउंस नहीं किया ना, एक बार सुन लीजिएगा। मेरी क्लास में एक चॉकलेट की पॉलिसी है दोस्तों। जिस क्वेश्चन के लिए मैं कह दूं ये क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन है, मतलब ऑफ कोर्स कुछ तो होगा क्वेश्चन के अंदर, पहला करेक्ट आंसर वो चॉकलेट का हकदार है। लेकिन जल्दबाजी में जो लोग पहले फटाफट आंसर देने के चक्कर में आंसर गलत देते हैं, मैं उनसे चॉकलेट ले भी लेता हूं। तो इसीलिए कहने का मतलब बहुत सोच समझ के आराम से सोचिए, करिए और फिर मुझे आंसर दीजिए। और चॉकलेट के लिए ऐसा नहीं कि आप लोग अभी जीत गए तो मैं अभी पकड़ा रहा हूंगा, या आप लोग हार गए तो अभी मैं ले रहा हूंगा। हम एक चॉकलेट का अकाउंट बना लेते हैं। अपने रजिस्टर्स के एंड में आप एक चॉकलेट अकाउंट नाम का अकाउंट बना लीजिए। जब अमित सर से लेना हो तो अमित सर को डेटर बना लीजिएगा, जब अमित सर को देना हो तो अमित सर को क्रेडिटर बना लीजिएगा। आखिरी में कभी सेटलमेंट कर लेंगे एक बार, ठीक है दोस्तों? चलिए आ जाइए। मिस्टर ए टुक एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन रेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2021 at a monthly rent of rupees 1 lakh, payable in advance by 5th of every month. As per the rent agreement, the rent will increase by 10% after every 12 months. Mr. A also paid a security deposit equivalent to 3 months rent on 1st January 2021, which was refundable at the time of termination of agreement. The rent for the month of March 2022 was paid in April 2022. Compute the rent expense of Mr. A for the year 2021-22. बहुत सारी बातें बोल रहा है, आराम से डेट्स को अपने कंट्रोल में लो दोस्तों। मिस्टर ए ने एक ऑफिस बिल्डिंग किराए पे ली है 1 जनवरी 2021 से। मंथली किराया है 1 लाख रुपए, जो कि एडवांस पेबल है हर महीने की 5 तारीख को। यानी अगर जनवरी का किराया है तो 5 जनवरी को पेबल है, फरवरी का किराया है तो 5 फरवरी को पेबल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरे महीने का किराया एडवांस में उसी महीने की 5 तारीख को पे करना है। रेंट अग्रीमेंट के हिसाब से हर 12 महीने बाद रेंट 10% बढ़ा दिया जाएगा। मिस्टर ए ने रेंट के साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे किया है। 3 महीने के रेंट के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट समझते हो दोस्तों? जब कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली जाती है, तो मान लीजिए मैं आपकी प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा हूं। आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों की है दोस्तों, मैंने किराए पे ली है, मैं कुछ रेंट पे करूंगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। आपका एक रिस्क है कि कल को मैं किराया दिए बिना भाग गया या प्रॉपर्टी में कोई तोड़ फोड़ करके चला गया, तो इसीलिए आप मुझसे लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब मिस्टर ए ने भी यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है इक्वलेंट टू 3 months रेंट, 3 महीने के बराबर डिपॉजिट पे किया है ऑन 1 Jan 2021, यानी अग्रीमेंट होते ही पे किया है। और ये डिपॉजिट जब अग्रीमेंट खत्म होगा तब रिफंडेबल है, वापस हो जाएगा। मार्च 2022 का जो रेंट है
वो अप्रैल 2022 में पे हुआ। वैसे तो रेंट एडवांस में पे होता था, तो मार्च का रेंट कब पे होना था? 5 मार्च को। वैसे 5 मार्च को पे होना था, लेकिन अब की बार ऐसा हो गया है कि मार्च का किराया पे हो पाया है ऑन इन अप्रैल ओनली, राइट? कंप्यूट द रेंट एक्सपेंस ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर 21-22। किराया बताना है 2021-22 का। चॉकलेट फॉर द राइट आंसर। कुछ डेट्स कुछ मिस हो गई। प्लॉट आउट द डेट्स पे कंट्रोल लो दोस्तों। अग्रीमेंट स्टार्ट कब हुआ? आप शायद स्टार्ट डेट में कंफ्यूज हो गए हो, एक बार दोबारा देखो। सॉरी बेटा, नहीं, सॉरी, डेट्स आर द की। बट एक महीने का रेंट ही 1 लाख रुपए है, तो 25,000। देखा चॉकलेट का भार कितना है? हाँ, कहीं देनी ना पड़ जाए, इसीलिए आंसर आने बंद हो गए अब। नहीं बेटा, आप स्टार्ट डेट दोबारा देखो, आप कोई चीज मिस कर रहे हो। आप सब लोग एक डेट मिस कर रहे हो। वैसे जरा एक बार प्लॉट कीजिए, मैं आपसे किस साल का खर्चा मांग रहा हूं? 2021-22। 21-22 स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022। इस 12 महीने का मैं आपसे खर्चा पूछ रहा हूं। अब सोचिए दोबारा से। You're close, कुछ मिस कर गए, बट you're close. You're going in the right direction, बट कुछ चीज मिस कर गए हो। ऑनलाइन मित्रों, मुनीश का आंसर आया है सर 13,20,000 रुपए। मुनीश एक बार दोबारा फिगर चेक करो, क्या 13,20 ही कहना चाहते थे? कनिष्का का भी आंसर आया है 12,90,000। नहीं, आप दोनों क्लोज है लेकिन करेक्ट नहीं है। मुनीश क्या 13,20 ही कहना चाहता था बेटा? एक बार फिगर्स दोबारा चेक करो। डन? चल जोर से बोल बेटा, कैसे? जोर से बोल दे बेटा। आपकी चॉकलेट पक्की है बेटा। एब्सोल्युटली राइट, एज सिंपल एज दैट दोस्तों। आइए सब लोग देखें एवरीवन, लेट्स लुक एट दिस वन। पहले डेटा को तो समझ लें। ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। क्या ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है दोस्तों? मुझे इस पीरियड का खर्चा निकालना है। कोई बताएगा रेंट अग्रीमेंट कब से हुआ था? रेंट अग्रीमेंट हुआ था हमारा यहां पे 1 जनवरी 2021 के दिन। लेकिन क्या ये 3 महीने का खर्चा हमारे पीरियड का खर्चा है? नहीं, हमें इस 3 महीने से कोई मतलब नहीं है, पिछले साल का खर्चा है दोस्तों, राइट? बच्चे यहां पे मेरा रेंट है 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख पर मंथ। और ये रेंट 1 लाख पर मंथ कब तक रहेगा? 12 महीने तक। 12 महीने के बाद ये 10% बढ़ना था। यानी रेंट कब से इंक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2022, राइट ना? यानी यहां पर रेंट 1 लाख रुपीस पर मंथ है, और यहां पर आते आते रेंट 1,10,000 रुपीज पर मंथ है। यस और नो? पक्का? अब भाई पे किया या नहीं किया, खर्चा होगा या नहीं होगा? आपने पहले पे किया, आपने बाद में पे किया, क्या वो मेरे खर्चे को इंपैक्ट करता है? खर्चा कब रिकॉर्ड होगा? जब वो खर्चा इंकर हो जाए। और इंकर तब होता है जब आप या तो माल ले लो या सर्विस ले लो। क्या हमने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी की सर्विस ले ली है? पूरे 12 महीने इस्तेमाल करी है, तो 12 महीने का खर्चा, इन 9 महीने का खर्चा 1 लाख इंटू 9, और इन 3 महीनों का खर्चा 1,10,000 इंटू 3, यानी टोटल्स अप टू 12,30,000। कुछ बात समझ आई? अब बस ये बताइए, वो जो 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, क्या वो खर्चा है? वो एसेट है, आपने दिया और बाद में वापस मिलना है। तो इफ यू पेड समथिंग व्हिच इज रिफंडेबल लेटर ऑन, इट्स लाइक एडवांस गिवन, वो डिपॉजिट है दोस्तों, वो आपका एसेट है, वो कोई खर्चा
नहीं है। बिल्कुल सही बात बेटा। बस ये भी बता दीजिए, मैं रेंट 5 तारीख को पे करता हूं या इस महीने की 5 तारीख को पे करूं या अगले महीने की 5 तारीख को पे करूं, कोई फर्क पड़ता है उस बात से? नहीं दोस्तों, खर्चा तो खर्चा है। खर्चा तभी रिकॉर्ड हो जाएगा जब आपने इंकर किया। अब मार्च का खर्चा अप्रैल में पे हो रहा है, डज इट मेक अ डिफरेंस टू अस? नहीं दोस्तों, बस एक लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी, बट हम तो खर्चे की बात कर रहे थे। खर्चा तो पूरे 12 महीने का इतना ही बनेगा, 12,30,000। शाबाश बेटा। मुनीश, आई थिंक बेटा 3 लाख रुपए आपने जोड़ दिए हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले थे बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा खर्चा नहीं, मैंने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है जो बाद में वापस मिलना है, तो वो मेरा खर्चा नहीं है बेटा, राइट? वो मेरा एसेट है। इज दैट ओके एवरीवन? So rent expense for the year is 1 lakh rupees for the first 9 months from 1st April till 31st December and 1,10,000 from 1st January 22 till 31st March 22. You know, आपको चॉकलेट देने का एक कारण ये भी है बेटा, it was the ease and the concept with which you said कि सर पहले 9 महीने 1 लाख, अगले 3 महीने 1,10,000, that is what was required. पे हुआ नहीं हुआ उससे मेरा खर्चे का मतलब नहीं होता है, and that's why the answer was very well drafted बेटा। तो ये बन गया दोस्तों मेरा 12,30,000 खर्चा। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए बेटा, एक डिपॉजिट वाली बात पे लेट मी आस्क यू समथिंग। बच्चे मान लीजिए मेरे सेंटर पे पानी पिलाने के लिए आप लोगों को पानी के जार्स आते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं, 20 लीटर्स के जार होते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं और फिर वाटर डिस्पेंसर्स के थ्रू आपको पानी पिलाया जाता है। वो जो 20 लीटर का जार है दोस्तों, मान लीजिए मैं मार्केट में वो जार खरीदने गया और दुकानदार ने मुझे कहा सर एक जार के लिए आपको देने होंगे 200 रुपए। कहा भाई पानी इतना महंगा, एक जार के लिए 200 रुपए? ही सेड नहीं सर, इसमें पानी के लिए आपको देने हैं 50 रुपए, पानी तो 50 रुपए का है, लेकिन जार का सिक्योरिटी डिपॉजिट है 150 रुपए। आप खाली जार वापस कर जाइएगा और 150 रुपए ले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी जेब से कैश कितना गया? 200। खर्चा कितना है? 50। पक्का? तो कैश जाना इज नॉट खर्चा। आप कैश 200 रुपए दे के आए हो, लेकिन आपका खर्चा सिर्फ वो 150 रुपए खर्चा क्यों नहीं है दोस्तों? अब याद रखिएगा इस बात को, आगे बहुत लिंक करूंगा इस बात को। जो पैसा आप लगाते हैं अगर वो पैसा बाद में वापस आना है तो वो आपका खर्चा नहीं होता है, वो आपका एक एसेट होता है बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करता दोस्तों, ये जो 200 रुपए में दे के आया, द एंट्री वुड बी वाटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 150, टू कैश 200 रुपए। ये 50 रुपए मेरे पीएनएल में चला जाता, ये 150 रुपए मेरा एक एसेट बन जाता बैलेंस शीट में, और 200 रुपए का मेरा कैश कम हो जाता। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई पैसा आपने पे किया जो बाद में रिफंडेबल है, वो आपका खर्चा नहीं होता है दोस्तों। इस इतनी सी थीम को याद रखिएगा, आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इस इतनी सी थीम से कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है जी एवरीवन? चलिए तो बेटा, क्या मैं वापस, मुनीश बच्चे कैन आई से अगेन, वो जो 3 लाख रुपए का डिपॉजिट मैंने पे किया है यहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हमारा खर्चा नहीं है, वो बाद में वापस मिलना है, तो हमारा एक एसेट है दोस्तों। जय माता दी। चलिए नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग इन दिस क्वेश्चन एज वेल। बता दीजिए 2021-22 में कैश कितना गया हमारी जेब से? अब मैं आपसे रिक्वायरमेंट दूसरी पूछ रहा हूं, कैश नहीं, खर्चा नहीं पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग यू, हमारी जेब से इस पूरे क्वेश्चन में कैश कितना गया 2021-22 में? सॉरी, कितना कितना? एक चीज आप मिस कर गए, आप कुछ और मिस कर गए, आपने कुछ ज्यादा जोड़ दिया, आप कुछ मिस कर गए। सॉरी, हाँ
सोच के देखो दोस्तों, मैंने क्या पूछा आप लोगों से, 21-22 में हमारी जेब से कैश कितना गया। अब दोबारा पूछता हूं, वापस आ जाओ उस पानी के जार वाले एग्जाम्पल पे। पानी के जार वाले एग्जाम्पल में मेरी जेब से कितना कैश गया? 200। चाहे खर्चा मेरा सिर्फ 50 था। हाँ बेटा, जोर से बोल बेटा। शाबाश मेरे बच्चे। क्यों बेटा? राइट, शाबाश मेरे बच्चे। क्वेश्चन के फैक्ट्स को बच्चे ने अपने दिमाग में बसा लिया। बच्चे ने कहा सर देखो, ये मेरा 12 महीने का खर्चा था, इस 12 महीने में से हमने 1 महीने का खर्चा इस साल पे नहीं किया। मार्च वाला खर्चा कब पे हुआ था? अप्रैल में। तो 1,10,000 इसमें से पे नहीं हुआ, राइट। और इसके अलावा 3 महीने का हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, 3 लाख रुपए किया था। बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है दोस्तों। सॉरी मेरे बच्चे, आई मिस्ड आउट। बच्चे ने कहा सर सिक्योरिटी डिपॉजिट तो 1 जनवरी को पे किया था। बिल्कुल सही बात है दोस्त। तो इस साल तो सिर्फ नहीं, एब्सोल्युटली राइट, इस साल तो सिर्फ 11 महीने का रेंट पे किया है, विच इज 11,20,000 रुपए। परफेक्ट बेटा, राइट, आई मिस्ड आउट। सिक्योरिटी डिपॉजिट इस साल पे नहीं हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो पिछले साल पे हुआ था, राइट। सो कैश मेरी जेब से गया है 11,20,000। अब कोई एंट्री बनाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर हमने अग्रीमेंट एंटर किया तो पहले दिन हमने क्या एंट्री पास की होगी? फर्स्ट डे आपने क्या पे किया होगा लैंडलॉर्ड को? सिक्योरिटी डिपॉजिट और उस महीने का रेंट। तो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री बोल देते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक 3 लाख की एंट्री तब पास की होगी। फिर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने की 5 तारीख को रेंट पे किया होगा, तब आपने एंट्री पास की होगी। रेंट टू कैश, रेंट टू कैश या रेंट टू बैंक 1-1 लाख रुपए, 3 महीने का टोटल मिला के 3 लाख रुपए। अब करंट ईयर पे आ जाइए। करंट ईयर में आपने हर महीने जब रेंट पे किया, पहले 9 महीने 1 लाख रुपए, अगले 2 महीने 1,10,000 रुपए, क्योंकि मार्च का किराया मार्च में पे नहीं हुआ। तो अगले 11 महीने जो आपने एंट्री पास की होगी वो होगी रेंट टू बैंक 11,20,000 रुपए टोटल मिला के, राइट बेटा। साल के एंड में क्या 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है? उस रेंट आउटस्टैंडिंग के लिए क्या एंट्री पास करें? रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर में 12 महीने का रेंट का खर्चा ये बुक हो जाएगा, इतना पे हो चुका होगा और ये अभी आउटस्टैंडिंग होगा। इज दैट ओके एवरीवन? ओके दोस्तों, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे ले चलते हैं। एक काम करते हैं, आज एक छोटा कॉन्सेप्ट पहले खत्म कर लेते हैं। आ जाइए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये नाम सुना सबने? आपने कहा था नहीं सुना, बट बाकी सब लोग क्या कॉन्सेप्ट नाम सुना है दोस्तों? क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ डेबिट एंड एन इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया दोस्तों? वैसे आप लोगों ने जो 11th की अपनी बुक पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो, 11th की बुक का टाइटल था डबल एंट्री बुक कीपिंग। ऐसा ही था दोस्तों। दैट वाज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड अ क्रेडिट, जो इक्वल होते हैं, राइट। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग? डबल एंट्री बुक कीपिंग के जन्मदाता किसको माना जाता है? एनीवन? हमारी लाइफ में तो टीएस ग्रेवाल साहब, हाँ, बट ही इज नॉट द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। हमारी लाइफ में हो सकता है उनकी बुक्स में जन्म आया हो डबल एंट्री का, लेकिन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के जन्मदाता इज नॉट टीएस ग्रेवाल साहब। डुअल एस्पेक्ट के जन्मदाता है दोस्तों लूकस पैसियोली, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे दोस्तों, मैथमेटिशियन, जिन्होंने हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर एक एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जिस उसमें जितना डेबिट होता है उतना ही। और हम अकाउंटेंट्स हो गए, हम मैथ से डरते हैं। वो मैथमेटिशियन हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बना गए। हम में से कोई मैथ से डरता है दोस्तों? एनीवन जिसको मैथ्स का डर है? अब कोई बोलेगा नहीं, मैं कैसे बोल दूं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। और शायद ये बात आपको बता दी गई है कि मैथ्स आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, ऐसा ही ना? तो
आप में से कोई है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला? ओके कितने लोगों को ईमानदारी से, कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है? बिना घबराए यार, इसमें घबराने वाला कुछ नहीं, अपने आप से थोड़ा शर्माना है। कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है? कोई भी नहीं, लगना भी नहीं चाहिए दोस्तों। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं ये बात मान के चलिएगा दोस्तों, अब आप जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ में आपने आगे इस्तेमाल करनी है, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। जो भी पढ़े बिंदास पढ़े कि मुझे इन्हें लाइफ में आगे इस्तेमाल करना है। दीज आर नॉट फॉर्मूलाज फॉर मी, आई नीड टू अप्लाई देम इन फ्यूचर। ये सब इस्तेमाल होंगी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती चलेंगी, तो इसीलिए रीड देम एज इफ। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। कोई थोड़ा पूछने वाला है बताओ इस दीवार की हाइट कितनी है, और हाइट की, अगर दीवार की हाइट निकालनी है तो हम कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं निकालने वाले, हम इंची टेप से निकालते हैं अगर निकालनी होगी, राइट दोस्तों। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें अब हमारे काम की नहीं है, इसलिए हमें पढ़ाई नहीं जाती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजें आप मैथ्स और स्टैट्स में पढ़ने वाले हैं वो सब आपको कहीं काम आने वाली है, तो बिना डरे पढ़िएगा, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के जन्मदाता लूका पैसियोली या लूकस पैसियोली कहा जाता है उन्हें। इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है, समझ लिया कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, डबल डेबिट क्रेडिट। उससे होता क्या है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस टैली होता है और बैलेंस शीट टैली होती है, जो हमारी नहीं होती है, हाँ लेकिन वैसे होनी चाहिए दोस्तों। वो बैलेंस शीट जो टैली होती है वो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की वजह से एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट इक्वल इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से मेरा ट्रायल टैली होता है और इसी वजह से मेरी बैलेंस शीट टैली होती है। अगर डबल एस्पेक्ट ना होता, डुअल एस्पेक्ट ना होता, तो बैलेंस शीट भी नहीं होती, वो कभी बैलेंस ही नहीं होती, ठीक है जी। So every transaction or event has two aspects represented by a debit and a credit. This concept is the core of double entry bookkeeping. Luca Pacioli is regarded as the father of double entry bookkeeping. ये नाम इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अब आप सीए फील्ड में आ गए हैं, जिस फील्ड में अकाउंटिंग कोर है। आपके नाम के आगे अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगने वाला है। अकाउंटिंग तो कोर है दोस्तों। अगर हमें यह ना पता हो कि वो अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसकी शुरुआत किसने करी थी, तो अधूरापन लगता है दोस्तों। इसीलिए आपको ये नाम पता होना चाहिए, लूका पैसियोली। एप्लीकेशंस ऑफ डुअल एस्पेक्ट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट टैलीज ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए एवरीवन, बस तो फटाफट से रिकैप करते हैं आज जो जो कॉन्सेप्ट्स किए। तो चैप्टर का टाइटल था दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब था वो assumptions which underlie the preparation and presentation of financial statements। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेसिस बन जाती है। यस बेटा, कुछ कहना चाहते हो? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब जो अकाउंटिंग में assumptions फॉलो की जाती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम assumptions फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे पहला ही कॉन्सेप्ट था बेटा एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमने क्या कहा था कि अच्छा, पहले तो एंटिटी कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया था, राइट। हम अकाउंटिंग करते हुए ये मान लेते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो अकाउंटिंग करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ assumptions फॉलो की जाती हैं। दे आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, राइट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेसिस बन जाती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब था अकाउंटिंग के सिद्धांत, बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स विच एक्सप्लेन व्हाई वी आर डूइंग सम थिंग्स। हमारी प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। दे गाइड अस इन सिलेक्टिंग, मेकिंग अ सिलेक्शन जहां पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पहुंचे अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे, और कन्वेंशंस का मतलब था पास्ट प्रैक्टिसेस जो अकाउंटेंट्स करते आए, जो एक्सेप्ट हो गई, अडॉप्ट हो गई, दे आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैंने जो बात बोली थी दादाजी करते थे इसे पापा ने किया, पापा करते थे इसे मैं करता, ये हमारी फैमिली कन्वेंशंस हैं। लेकिन हम बात अकाउंटिंग कन्वेंशंस की कर रहे हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग के पिताजी, अकाउंटिंग के दादाजी, यानी अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स करते आए, जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती आई और अडॉप्ट हो गई। नाउ चाहे इन तीन वर्ड्स में टेक्निकली डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे। फिर हम पहुंचे एक और टर्म पे विच वॉज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट दोस्तों। गैप का मतलब है एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाना जिसमें प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स, लॉ, ये सब चीजें आ जाती हैं
ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग हो, सारी एंटिटीज एक जैसी अकाउंटिंग करें। तो इंडिया में एंटिटीज फॉलो करती हैं इंडियन गैप, यूएस में फॉलो करती हैं यूएस गैप, और आज का टाइम आ गया है जहां हम बढ़ गए हैं इंटरनेशनल गैप की तरफ, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। राइट दोस्तों, फिर हम पहुंचे दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले कॉन्सेप्ट का नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज हैं और अकाउंटिंग की जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसी वजह से जब ओनर पैसा लगाता है उसे बिजनेस की इनकम नहीं माना जाता, उसे बिजनेस की एक लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ओनर अलग है बिजनेस से। तो ओनर ने पैसा दिया है, बिजनेस से वापस कमा के देना है उसे। वैसे ही दोस्तों, जब ओनर का खर्चा कोई बिजनेस पे कर देता है उसे बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, उसे ड्रॉइंग्स माना जाता है। राइट दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट था मनी मेजरमेंट, या इसका एक और नाम था मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। दो नाम और दोनों नाम इसके मतलब बता रहे हैं दोस्तों। अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल हो, और मनी का यूनिट क्या होगा, जिस कंट्री में आप डोमिसाइल्ड हैं उस कंट्री की जो रूलिंग करेंसी है यूजुअली वही आपकी रिपोर्टिंग करेंसी बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट में एक लिमिटेशन भी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। उसके बाद हम पहुंचे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे, विच वाज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब था एक बिजनेस को माना जाता है कि दैट विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future. Perfect everyone. Neither there is any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially. ना बिजनेस को बंद करने की, ना उसे बहुत हद तक कम करने की हमारी मंशा है या हमारे ऊपर कोई दबाव है। Then we are said to be a going concern. अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न है, इसी वजह से बिजनेस अपने एसेट्स को लॉन्ग टर्म और करंट एसेट्स में सेग्रीगेट कर पाता है, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स। वैसे ही अपनी लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में सेग्रीगेट कर पाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्मदाता गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। अगर गोइंग कंसर्न ना होता तो एसेट्स और लायबिलिटीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे कैरी किया जाता। यानी अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर बिजनेस को चलाने के लिए मैं एसेट्स कैरी नहीं कर रहा हूं, फिर मैं बेचने के लिए कैरी कर रहा हूं कि मुझे अपना बिजनेस बंद करना है, और बंद करना है तो चीजों को बेचना है, और बेचूंगा तो व्हाट इज रेलेवेंट, बुक वैल्यू या जो बेच के मिलेगा वो वैल्यू। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज रेलेवेंट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। समझ आती है बात दोस्तों। उसके बाद हम पहुंचे अगले कॉन्सेप्ट पे, विच वाज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिजनेस की लाइफ को हम आर्टिफिशियली छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जिसके लिए हम बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी उस पीरियड के लिए और बिजनेस की पोजीशन उस पीरियड के एंड पे इवैल्यूएट की जा सके, कंपैरिजन किया जा सके। वो छोटे छोटे पीरियड्स को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड्स, जो कि यूजुअली 12 महीने के होते हैं, बट 12 से कम या 12 से ज्यादा के भी हो सकते हैं। वो 12 महीने का पीरियड कैलेंडर ईयर हो सकता है, वो 12 महीने का पीरियड फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, या कोई भी और 12 महीने का पीरियड हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं पीरियड के एंड पे। और अक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट का जन्मदाता भी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। वो पीरियड की दीवार जो खड़ी करता है, क्या इस पीरियड को बिलोंग करता है, क्या अगले पीरियड को बिलोंग करता है। फिर हम पहुंचे दोस्तों अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब था चीजों को रिकॉर्ड करना जब वो होती है, ड्यू होती है, ना कि तब जब वो पैसा आता है या पैसा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का एक नाम और भी था, विच वाज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इनकम्स को रिकॉर्ड किया, रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न होते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो इंकर होती हैं। इनके साथ ही दोस्तों इनके मैचिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि जब पैसा आता है या पैसा जाता है। इनकम्स को अर्न तब माना जाता है जब आपने गुड्स बेच दिए या आपने सर्विस दे दी, राइट। खर्चों को इनकम तब माना जाता है जब आपने गुड्स ले लिए या सर्विस ले ली, राइट दोस्तों। एडवांस आना मेरी कोई इनकम नहीं होता, एडवांस दिया जाना मेरा कोई खर्चा नहीं होता। जब तक आपको गुड्स नहीं मिले या सर्विस नहीं मिली, आपका खर्चा नहीं हुआ। जब तक आपने गुड्स दिए नहीं, आपने सर्विस दी नहीं, तब तक आपका रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ, राइट। और आखिरी कॉन्सेप्ट किया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ डेबिट एंड एन इक्वल क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट का जन्मदाता लूका पैसिओली। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही आपका ट्रायल टैली होता है और आपकी
बैलेंस शीट टैली होती है। ठीक है दोस्तों, इज दैट ओके एवरीवन? देखिए दोस्तों, मेरा एज अ टीचर जब मैं अपने आप को यहां देखता हूं और आप कंपैरिजन करता हूं कि जब मैं आपके जितना था या जब मैंने स्कूल डेज में पहली बार ये चीजें पढ़ी थी, फॉर मी दिस वाज लाइक अ थ्योरी, प्योर थ्योरी, क्योंकि तब तो ये भी नहीं पता था कैपिटल क्या होती है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। तब हम इन्हीं टर्मिनोलॉजी से जूझ रहे थे। आज 2 साल अकाउंटिंग में लगाने के बाद अब आप लोग ये टर्मिनोलॉजी समझते हो। तो जिन टीचर्स ने आपका वो बेस बनाया है स्कूल डेज में, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन्होंने आपको वो बेसिक एबीसी सिखाई है अकाउंटिंग की। लेकिन अब वो स्टेज है जहां पे आप उस बेस के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। आज आपके लिए ये थ्योरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दिस चैप्टर शुड नॉट बी अ थ्योरी फॉर यू, इट हैज टू बी लिंक्ड टू प्रैक्टिकल्स जो आपने पढ़े हैं दोस्तों। तो 6 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, 6 और करने हैं। एग्जैक्टली सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल से लिंक्ड होते चलेंगे और जो आप कर चुके हो उन्हीं से लिंक्ड होते चलेंगे। तो अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।